नमस्कार मित्रों, जैसा कि मैंने कई दिन पूर्व आपको सूचित कर दिया था कि हम दिव्य ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब ग्रुप के माध्यम से आपके सामने कक्षा 10 से लेकर कंपटीशन लेवल की ऑनलाइन कक्षाएं लगभग सभी विषयों की बिना किसी शुल्क के पूरे कंटेंट के साथ आपको उपलब्ध करवाएंगे। मैं केशव भारद्वाज आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्य ऑनलाइन एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सब देख रहे हैं वर्तमान जो समय है वो कोरोना का समय है। कोरोना के समय में छात्रों की पढ़ाई कहीं ना कहीं बाधित हुई है, तो आपको आपके साथ मिलकर हम आपकी पढ़ाई को एक नया आयाम देने के उद्देश्य से इस YouTube चैनल पे आए हैं। आशा करते हैं आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद हमें ऐसे ही मिलता रहेगा। और अगर आप लोगों का प्यार आशीर्वाद हमारे साथ रहा तो आगामी समय में हम और भी कई जो शंकाएं हैं उनके भी टीचर्स की मैं आपको व्यवस्था करूंगा कि वो किसी तरीके से आए। एक बहुत अच्छी टीम है। तो सर, मैं मेरा परिचय दे चुका हूँ। पूर्व में मैं भी एक आपके जैसा ही कंपटीशन की तैयारी करने वाला छात्र रहा हूँ और अभी भी हूँ। हालांकि राजकीय सेवा में चयन हो गया, लेकिन एक पढ़ाई ऐसा है जिसको आप कभी ख़त्म नहीं मान सकते। तो मैं और आप मिलकर हमारी दिव्य ऑनलाइन एजुकेशन की जो टीम है वो मिलकर इसमें लगभग आपको सभी जो टीचर हैं आपके जो मैथ पढ़ाएंगे या आपकी साइंस लेंगे, जीके का पोर्शन लेंगे, हिंदी ग्रामर लेंगे, वो सारे कहीं ना कहीं राजकीय सेवा में सेवाएं दे रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है कि हम निःशुल्क रूप से आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं। ये मेरा वायदा है कि ये चैनल लाइफ टाइम निःशुल्क रहेगा। हम आने वाले भविष्य में कोई अपना ऐप लॉन्च नहीं करेंगे कि आज आपको 15-20 दिन हमने बढ़िया ढंग से पढ़ा दिया, आपके समझ में आ गई, कंटेंट सही पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आपसे कहें कि नहीं हम तो चैनल पे जा रहे हैं और अपना खुद का वो बना रहे हैं ऐप, उसमें आप जाओ और 599 299 जो भी फीस है वो लें। ऐसा कुछ नहीं है। हमें जो गुरु से मिला वो आपको दे रहे हैं। मैं बार बार जीवन दोस्तों आपसे कहता रहूँगा ये बात, किसी की याद आए ना आए, उस परमपिता को, अपने माँ बाप को और अपने उस गुरु को कभी नहीं भूलना चाहिए जिसने आपको अंधकार से निकाल के उजाले में खड़ा किया। तो उस गुरु का नाम लेते हुए आइए हम बढ़ते हैं हमारी विषय इंग्लिश ग्रामर के अंदर। दोस्तों, मैं आपसे इंग्लिश ग्रामर की बात करूं तो आपने अब तक जो पढ़ा, जिस तरीके से पढ़ा और आज आप जो पढ़ रहे हो सकता है उसमें थोड़ा डिफरेंस मिल जाए, कुछ बातें ऐसी मिले कि शायद टकराव मिल जाए। अगर आपको टकराव मिलता है सर, तो मैं नहीं कहता कि सामने वाला झूठा है, बट मैं ये श्योरिटी दे दूंगा आपको कि मैं 100% सत्य हूँ। मैं आपको कोई भी चीज़, एक भी पॉइंट, एक भी लाइन ऐसी नहीं बताऊंगा जो कहीं जिसका औचित्य ना हो। सारे कंटेंट जो आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा वो कहीं ना कहीं 100% रूप से ऑथेंटिक होंगे। आपके कंपटीशन के लाइफ में, आपकी एग्ज़ाम में पॉइंट ऑफ व्यू से लेके, आप अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलें तो वो आपको कहीं ना कहीं काम आए।
इसी के साथ आइए सर हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। इंग्लिश ग्रामेटिकल की बात करूँ सर, कुछ बेसिक बात करना चाहूँगा मैं आपके सामने। ये आप हमारा आज का विषय, सबसे बड़ी समस्या सर मेरी इसी लाइन से शुरू हो जाती है जब मैंने ये बोला था ये हमारा आज का विषय। इंग्लिश को अगर मैं कोशिश करूँ तो सर दो रूप में आप डिफाइन कर सकते हो, पहला और ये दूसरा। पहला समझते आए हैं आज तक सब्जेक्ट, दूसरी की अगर मैं बात करूँ तो सर जो गलती हमने की है वो ये की है कि हमने इंग्लिश को पढ़ा तो है लेकिन इस रूप में कभी नहीं पढ़ा। अब आपसे और कहीं ना कहीं डर बैठ गया, इंग्लिश थोड़ा कठिन है। ऐसा कुछ नहीं है, हम हिंदी बोलते हैं, हमें हिंदी किसने सिखाई? जनरल सी बात है, हमारे आसपास के वातावरण से हम लोग सीखे हिंदी बोलना और बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। हमें वातावरण नहीं मिला इसका तो हमने इंग्लिश बोलना कम सीखा। लेकिन ऐसे कोई नहीं समझे कि मैं इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हूँ या मेरी इंग्लिश बहुत कठिन है तो मैं तो सीखूंगा ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। लैंग्वेज है, उसका सीखने का अपना तरीका होता है। लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको लैंग्वेज के अंदर जाना पड़ेगा। अगर आप इसको एज एक सब्जेक्ट पढ़ते रहे तो सर वो केवल सब्जेक्ट रह जाएगा आपके लिए और वो एक सब्जेक्ट का ही काम करता रहे। आप उसमें वो फीलिंग नहीं ला पाओगे कि हमें सीखनी है। क्यों सीखनी है? क्योंकि ये लैंग्वेज है सर। संस्कृत क्या है? लैंग्वेज है। हिंदी क्या है? लैंग्वेज है। उर्दू क्या है? लैंग्वेज है। तो सर लैंग्वेज को सीखने के लिए लैंग्वेज के अंदर आपको उतरना पड़ेगा। चीज़ें आपके सामने बहुत सरल रूप में रखी जाएंगी, बहुत सरलता के साथ आप चीज़ों को सीखोगे, बहुत सरलता के साथ आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी, आप बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ोगे। तो सर पहली गलती ये ना करें, आप ये याद रखें, इंग्लिश सब्जेक्ट होती है जब हम 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, 11th-12th में पढ़ते थे, सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता था। पर ध्यान रखना, इन इंडिया और उन राज्यों में जहाँ हिंदी भाषी लोग रहते हैं वहाँ इंग्लिश है आपकी सेकंड लैंग्वेज। तो पहली चीज़ तो ये, आप इसको लैंग्वेज के रूप में पढ़ेंगे, आपको इस सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़नी। दूसरी चीज़ आ जाओ सर, अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ सर तो लैंग्वेज चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपकी उर्दू हो, लैंग्वेज के अपने कौशल होते हैं। एक लैंग्वेज अपने स्किल्स रखती है और उन्हीं स्किल्स पे जैसे और लैंग्वेज के स्किल्स हैं वैसे हमारी इंग्लिश के भी एक स्किल है। और वो स्किल्स कौन से हैं सर, उनकी हम चर्चा करते हैं। तो आ जाइए, स्किल्स की मैं बात करूं तो इंग्लिश लैंग्वेज के स्किल्स को 4 पार्ट में आपने डिवाइड करना है। ठीक है सर, इनको जब हम शिक्षण शास्त्र पढ़ते हैं, जब आप किसी टीचर की या लैंग्वेज की एग्ज़ाम देते हो तब आपको ये पेडागोजी पढ़ाई जाती है। उस पेडागोजी पढ़ते टाइम हमें सिखाया जाता है भाषा के कौशल, और उन कौशलों को आपको ध्यान रखना है, वो 4 होते हैं प्रत्येक भाषा के, 5वां कहीं होता ही नहीं। 4 कौशल कौन कौन से होते हैं सर सुनिए। पहला कौशल आप मानोगे वो आपका कौशल होगा सर एल, सेकंड आप एस, थर्ड आपका आर, और जो फोर्थ की मैं बात करूं तो वो आपका डब्लू। सर एल स्टैंड होता है, वो होता है आपके लिसनिंग के लिए। एस स्टैंड करता है वो स्पीकिंग के लिए। आर जो स्टैंड करता है वो आपके रीडिंग के लिए। और डब्लू की अगर मैं बात करूँ
तो वो आपकी करता है राइटिंग के लिए। यहाँ तक की बात आपकी समझ में दोस्तों आ गई होगी। एक बार मैं और दोबारा बता देता हूँ कि इंग्लिश सब्जेक्ट है कब 10वीं तक 12वीं तक जो स्टैंडर्ड है हमारे वहाँ तक, लेकिन उसके बाद जब हम बात करें तो इंग्लिश एक लैंग्वेज के रूप में पढ़ी जानी चाहिए। मैं तो कहता हूँ हमेशा लैंग्वेज के, चाहे वो स्टैंडर्ड आपका 10th का रहा हो 12th का रहा हो, लेकिन इंग्लिश को सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाना मैं नहीं मानता कहीं वो सही है, वो गलत है। इंग्लिश को आज भी जब आप किसी भी बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक बोर्ड होते हैं, स्टेट्स के होते हैं या सेंट्रल के होते हैं, उनमें आप जब भी पढ़ोगे और इंग्लिश के बारे में बात करोगे तो आपको वहाँ यही लिखा मिलेगा, इंग्लिश इज़ ए लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसकी अपनी ध्वनि है, साउंड्स हैं अपनी खुद की ग्रामर है, ठीक है, अपना खुद का कंपोजिशन है। कुल मिला के ये है कि अपनी खुद की स्किल्स हैं। तो 4 टाइप स्किल्स होती है प्रत्येक लैंग्वेज की। 4 टाइप्स की बात करें तो इनको शॉर्ट फॉर्म में LSRW आप बोलते हो। L स्टैंड करता है लिसनिंग के लिए, S स्टैंड करता है स्पीकिंग के लिए, R स्टैंड करता है आपकी रीडिंग के लिए और W स्टैंड करता है आपकी राइटिंग के लिए। हिंदी की मैं बात करूँ सर, लिसनिंग का मतलब होता है श्रवण कौशल, स्पीकिंग स्किल का मतलब होता है आपका बोलने वाला कौशल, यानी कि जो आप बोलते हो उसका कौशल। ठीक है, रीडिंग की अगर मैं बात करूं तो इसको पठन कौशल बोला जाता है और राइटिंग स्किल की बात करूं तो इसको लेखन कौशल कहा जाता है। अब सर इनको पढ़ाने का क्या मतलब है? आप हमें ग्रामर पढ़ा रहे हो, ग्रामर में आप ये लेके आए हो। देखो मेरे मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ रहे हो तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप उसका बेस तैयार करो, और ये आपका बेस तैयार करने के काम में है। चीज़ें पढ़ाऊँगा, जीरो से पढ़ाऊँगा, बेसिक से पढ़ाऊँगा, एडवांस तक ले जाऊँगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं सबसे अच्छा पढ़ाऊँगा, बट मैं ये कहूँगा कि मैं सबसे अच्छा पढ़ाने की, आपके साथ मिलकर पढ़ाने की, आपके साथ मिलकर सीखने की, सिखाने की ये प्रक्रिया पूरी करूँ। लिसनिंग और स्पीकिंग, अगर मैं इन दो की बात करूँ सर, लिसनिंग और स्पीकिंग, इन दोनों के लिए आपको किसी भी लिखित सिंबल की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए आपको सिंबल की आवश्यकता नहीं होती। ये आपके वोकल पे डिपेंड करते हैं, आपका बोलना। अगर मैं सर रीडिंग और राइटिंग की बात करूं तो ये आपके रिटन सिंबल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो भाई डायरेक्ट की सिंबल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। मतलब हमें सुनने के लिए और बोलने के लिए किसी सिंबल की रिटन फॉर्म में ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम रीडिंग और राइटिंग की बात करें तो हमें सिंबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको सिंबल्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आ जाओ, अब इसका क्रम सीखने के लिए सर मैं आपको समझाता हूँ कुछ चीज़ें, वो आप समझोगे तो आपको इसका क्रम बहुत अच्छे से याद आएगा। जब संसार में एक शिशु के रूप में, इनफाइट के रूप में जब कोई जन्म लेता है शिशु के रूप में, तो सबसे पहला काम वो जो करता है, वो एटमॉस्फेयर में जैसे ही आता है अपनी माँ के गर्भ से बाहर, तो वो सर पहला काम करता है सुनने का। जो आसपास बातचीतें होती रहती हैं वो उनको सुनता है। डॉक्टर्स हों या उनके रिलेटिव्स हों, लेबर रूम में डॉक्टर्स और नर्सेज होती हैं, वो उनकी बातें सुनता है। आपने कई बार देखा होगा, हमारे बुजुर्ग लोग कहते रहते हैं कि कुछ गलत मत बोलो जब गर्भवती महिला पास में हो तब। क्यों वो बोलते हैं? ये बच्चा सुनता है। इसका मतलब वो ये नहीं बोलते कि वो बोलता है, वो कहते हैं वो सुनता है। जैसा वो सुनाओगे आपको, आगे जाके वैसा बोलेगा, वैसा बर्ताव करेगा, वैसा वो ग्रहण करेगा। तो सर कुल मिला के बात समझ में आए कि पहला काम जो व्यक्ति करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो करता है आपका लिसन करना, यानी कि सुनना। सेकंड में क्या करता है, आपने देखा होगा, जैसे बच्चे को डॉक्टर बाहर निकालते हैं तो उसको उल्टा करके एक थपकी मारते हैं। वो थपकी मारने का कोई सर साइंटिफिक रीज़न है क्या है?
वो साइंटिफिक रीज़न है तो ये आपको साइंस वाले सर बता देंगे खुल के, लेकिन मुझे ऐसा कहा जाता है कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो वो थोड़ा ऐसी कंडीशन में होता है, उसके मुंह के अंदर कुछ फंसा होता है तो उसको थपकी मार के निकाला जाता है। बाकी ये साइंस का टॉपिक है। तो वो आपने जैसे ही थपकी मारी तो बच्चा कोशिश करता है, वो पहली आवाज़ निकालता है रोने की। तो सर सेकंड पहले उसने सुना चीज़ों को, सुनना तो वो गर्भ से ही शुरू कर रहा है और बोलना उसने आते ही शुरू कर दिया। फिर उसके बाद कोई भी चीज़ हम जब किसी चीज़ को सुन लेते हैं, बोल लेते हैं, तब हम उसे पढ़ने की भी कोशिश करते हैं। आपसे मैं कहूँ रस्तोगी जी की किताब अच्छी है, रैंडन मार्टिन जी की किताब अच्छी है, उनको पढ़ा करो। ऑक्सफोर्ड की जो गाइड है इंग्लिश ग्रामर की उसको पढ़ा करो। या मैं कहूँ अशोक झा सर जो हैं, जो इंग्लिश पढ़ाते हैं जयपुर के अंदर, उनकी किताबें पढ़ा करो। उनकी किताबें उपलब्ध हैं। नीतू मैम की किताबें पढ़ा करो, जयदीप सर के नोट्स पढ़ा करो, रामगोपाल सर के नोट्स पढ़ा करो। अगर मैं ऐसी आपसे बातें कर रहा हूँ तो अभी तक आपने केवल सुना, फिर आपने हाँ सर हम पढ़ेंगे बोला। अब आप नेक्स्ट कदम क्या करोगे, वो ये करोगे कि आप घर जाओगे, घर जाते आप चीज़ों को देखोगे। तो जैसे ही आप उनको पढ़ना चाहते हो तो सर मैंने बोल दिया, उसको आप नहीं पढ़ सकते जब तक वो चीज़ सिंबल्स के रूप में, रिटन फॉर्म के रूप में आपके पास नहीं है, आप उसको नहीं पढ़ सकते। तो रिटन फॉर्म के रूप में आने पर तीसरा जो काम करते हैं वो करते हैं हम रीड करना। और जब हम किसी चीज़ को रीड कर लेते हैं, सिंबल्स की अच्छी जानकारी हमारे पास हो जाती है, फुली इन्फॉर्म्ड हो जाते हैं, तब हम चौथा कदम उठाते हैं और वो करते हैं हम राइटिंग। अब सर हमारी समस्या क्या है? समस्या ये है हमारी, क्यों नहीं सीख पाते हम इंग्लिश? हम सोपान बाई सोपान नहीं चलते। हम सोपान बाई सोपान नहीं चलते। हम कोशिश करते हैं एक सीढ़ी चढ़ ली, 2 सीढ़ी छोड़ के तीसरी सीढ़ी पे पहुंच जाते। ऐसा कभी भी संभव नहीं। आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, पूरी चढ़नी पड़ेंगी। आप किसी चीज़ में सफलता चाहते हो, शॉर्टकट कोई नहीं है, आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, पूरी चढ़नी पड़ेंगी। एक एक कदम स्टेप बाय स्टेप चलोगे। एक सीढ़ी छोड़ के 2 सीढ़ी छोड़ के चढ़ने की कोशिश करोगे, या तो आप सर वहाँ से फिसलोगे, आपके पैर टूट जाएंगे, या आज के पहनावे के हिसाब से आप और हम सब लोग जीन्स वगैरह पहनते हैं, टाइट पैंट हो सकता है सर, वो आगे मैं ज़्यादा नहीं कहूँ लेकिन इज्जत भी जा सकती है। हाँ तो आ जाओ, ये बात थी आपको यहाँ तक। ये सर मेरा थोड़ा, जैसे रीडिंग राइटिंग पोर्शन में आते हैं सर, हमें सिंबल्स की ज़रूरत पड़ गई, तो हमें ज़रूरत पड़ गई आगे सिंबल्स की। आ जाओ एक बार और इसको, आप चाहो तो मैं रिवाइज कर देता हूँ एक बार कि हम पढ़ रहे हैं दोस्तों इंग्लिश। इंग्लिश है हमारी एक सब्जेक्ट कब तक है? 10वीं 12वीं कक्षा तक। मेरे हिसाब से सब्जेक्ट है ही नहीं, इंग्लिश को पढ़ा जाना चाहिए एक लैंग्वेज की तरह। और हमारे जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहाँ इसको पढ़ाया जाता है सेकंड लैंग्वेज। ऑल ओवर इंडिया में भी इसको रिप्रेजेंट सेकंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया जाता है। प्रत्येक लैंग्वेज के अपने कौशल होते हैं, उन कौशल के आधार पे हम उस भाषा को सीखते हैं। तो कौशल्स की बात करूँ तो कौशल 4 प्रकार के हमने डिवाइड कर दिए। एक L, एक S, एक R, एक W, 4 हो गए सर। L स्टैंड करता है लिसनिंग के लिए, S आपका स्टैंड करता है स्पीकिंग के लिए, R आपका आता है रीडिंग के लिए और W आता है आपकी राइटिंग के लिए। यानी कि एक आपका श्रवण कौशल, एक आपका बोलने का कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल, एक आपका रीडिंग जिसको आप पठन कौशल बोलते हो, एक आपका राइटिंग जो आपका लेखन कौशल होता है। 4 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिए। मैंने आपको बताया दोस्तों, लिसनिंग और स्पीकिंग करने के लिए आपको रिटन सिंबल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सुन सकते हो और बोल सकते हो। अगली बात करूं रीडिंग और राइटिंग की, कई इस पे भी सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कुछ की आदत यही होती है कि नहीं सर बोल सकते हैं, बिना रिटन के नहीं बोल सकते, हम कैसे बोलेंगे अनार, हमारे सामने रिटन है नहीं। सर मैंने बोलने की कहा है, मैंने ये नहीं कहा आप शब्द ही बोलो, कुछ भी बोलो। कुत्ते बोलते हैं, क्या वो सिंबल्स हैं उनके पास? कोई नहीं बोलते। अच्छा एक बात बताओ, पहले के ज़माने में साइंस भी इस बात को डिस्क्राइब कर रखा है, साइंस ने भी कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाई है कि पहले जो आदि मानव हुआ करते थे वो एक अजब सी भाषा में बात किया करते थे। तो सर उनके पास कौन सी आपके शब्द भंडार था या उनकी वर्णमाला स्पेशल थी? कुछ नहीं था। वो आवाज़ उत्पन्न करते थे, लोग समझ जाते थे, वो केवल इशारे की आवाज़ होती है। दूसरी आज भी एक चीज़ बता देता हूँ,
केवल ध्वनि की आवश्यकता है, ये मैंने लिखा है कि इसके लिए आपको केवल जो आवश्यकता है सर वो किसकी है, ये मान लो आप साउंड की, साउंड आपको चाहिए। अच्छा, आज भी दोस्तों एक बात करूं मैं आपको, आपने देखा होगा कहीं महिला वर्ग या आप, मैं यहाँ से इस मंच से, सुशोभित मंच से ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये कह दूँ, देखो कोई भी आप में से भी अगर कोई अध्यापक पद पे है पढ़ाने के, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, सर मैं एक निवेदन ज़रूर करूँगा। कक्षा में कई बार कंपटीशन क्लासेस में मैंने जब स्वयं ने अध्ययन किया था या मैं देखता आ रहा हूँ, महिलाओं पे तंज कस दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है, कस तो दो लेकिन फूहड़ भाषा का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये एक ऐसी पोस्ट है जहाँ आपको इतना सम्मान मिलता है, एक सम्मानजनक पोस्ट है। एक IAS भी एक टीचर से पास ज्ञान लेके तब निकलता है, एक टीचर से ज्ञान लेके IAS बनता है। कई बार मैंने देखा है कि IAS भी पैर छूते हैं टीचर्स के, प्रधानमंत्री भी अपने गुरु के आगे नमन करता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि आप एक सुशोभित पोस्ट पे बैठे हैं, आपकी वजह से कोई ऐसी चीज़ नहीं जाए जो हम सिखाएंगे बच्चा वो सीखे, तो ये काम ना करें। लेकिन मैं एक उदाहरण आपको दे देता हूँ आपके समझाने के लिए। आज रास्ते में आप कहीं जा रहे हो, मेरी माताएं बहनें कहीं होके निकल रही हैं, आपने सीटी बजा दी, तो आपने देखा होगा आसपास के अगर लोग वहाँ बैठे हुए हैं तो वो अपनी त्योरी चढ़ा लेते। आपने तो कोई लफ्ज़ नहीं निकाला, आपने तो गाली नहीं दी, बस आपने एक ध्वनि उत्पन्न की सीटी बजाने की। अब उसका सेंस ऑटोमेटिक निकल के आ गया, क्या यार सीटी बजा रहा है, इसका मतलब छेड़छाड़ कर रहा है। तो कुल मिला के बात समझ में आई, सर ध्वनि की ज़रूरत है, रिटन सिंबल्स की ज़रूरत नहीं है, और रीडिंग और राइटिंग के लिए आपको सिंबल्स की ज़रूरत है। आ जाइए सर आगे बात करते हैं। तो सर जैसे ही हम सिंबल्स की बात करने पे आए, तो सर इंग्लिश में भी कुछ सिंबल्स आए। इंग्लिश में जो सिंबल्स आए उनकी संख्या की अगर मैं बात करूं तो सर वो संख्या आपके सामने आई 26, जिन्हें हमने लेटर कहा। 26 लेटर्स जिन्हें हमने कहा। तो हमारे सामने जो सिंबल्स आए, जो साइंस आए, वो कितने आए संख्या में 26, यानी कि 26। अब इन 26 को जब हमने मिला दिया सर, तो हमने इसको समूह के रूप में बोल दिया अल्फ़ाबेट। हमने इसको एक ग्रुप के रूप में जब जोड़ के लिखा तो हमने इसको बोल दिया अल्फ़ाबेट। अगली बात करें सर, हमने इन 26 लेटर्स को डिवाइड कर लिया 2 टाइप्स। पहला आपका टाइप हो गया बाउल्स, सेकंड आपका जो टाइप आया कॉन्सोनेंट्स। ये वॉवेल नहीं है, ये वाउल्स है, ये कॉन्सोनेंट नहीं है, कॉन्सोनेंट्स। पहली चीज़ तो आप प्रोनाउंसिएशन साथ साथ सुधारते चलें। दूसरी सर बाउल्स की बात करूं तो ये संख्या में हो गए आपके 5। तो 26 में से 5 को आपने हटा दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया, तो आपके पास कॉन्सोनेंट्स की संख्या बची 21। 5 बाउल्स की बात करूं सर, आप भली भांति जानते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। 5 बाउल्स ए, ई, आई, ओ, यू। कॉन्सोनेंट्स की बात करूं तो मैं आपके सामने पूरा चार्ट एक बार लिख देता हूं उनका। वी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। दोस्तों यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि बाई को आप सेमी बाउल भी बोलते हैं। इसका मतलब ये आधा स्वर के अंदर भी आता है। इसको व्यंजन ही नहीं, स्वर भी, यानी कि खाली कॉन्सोनेंट्स भी नहीं, इसको बाउल्स के अंदर भी रखा जाता है, इसलिए इसको सेमी बाउल्स कहा जाता है। तो सर सिंबल्स आए
26 लेटर्स हमारे पास आए। 26 लेटर्स को ग्रुप के रूप में हमने अगर बोला तो अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला कहा, और 26 लेटर्स को हमने डिवाइड किया तो 2 टाइप्स में डिवाइड किया, एक बाउल्स हो गए, दूसरा आपका कॉन्सोनेंट्स हो गए। बाउल्स की मैं बात करूं तो ये संख्या में आपके आए, तो ये संख्या में आए आपके 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। कॉन्सोनेंट्स की अगर मैं बात करूं सर, तो कॉन्सोनेंट संख्या में आए आपके पास 21। बात करें तो आप साथ साथ बोलें, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। अब सर जब हमारे पास ये लेटर्स आ गए तब हमने आगे क्या किया? देखिए, जो ग्रामेटिकल पार्ट जो किसी लैंग्वेज का लिखा जाता है तो ऐसे ही ऊट पटांग नहीं लिखा जाता, सबके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। तो जो ग्रामेटिस्ट थे जिन्होंने ग्रामर लिखी थी, उन्होंने क्या किया, इन वर्णों को, इन लेटर्स को आपस में जोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा भाई एक वर्ण से हम किसी को बोले वी तो वो समझ क्या पाएगा, केवल वी वी समझ में आ जाएगा। सी का मतलब एक लेटर है सी, वो समझ में आ जाएगा। लेकिन हमें आगे क्या करना है कि हमें तो किसी व्यक्ति को एड्रेस करना है, किसी चीज़ को, किसी वस्तु को दूर रखिए, उसको पास बुलवाना है, किसी चीज़ के बारे में बताना है। तो अब हम क्या करें, हम ऐसे तो नहीं बोल सकते इसको अलग अलग। तो उन्होंने क्या किया, इन लेटर्स को आपस में जोड़ना शुरू कर दिया। यानी कि उन्होंने क्या किया सर, उन्होंने इन लेटर्स को आपस में जोड़ना शुरू कर दिया। यानी कि लेटर्स प्लस लेटर्स, लेटर को लेटर के साथ में जोड़ा। और जोड़ा ही नहीं, केवल ये नहीं, आप ये मान लो कि लेटर और लेटर जुड़ गए तो वो क्या बन गया सर, वर्ड बन गया। क्या बन गया, वर्ड बन गया। गलत, ये गलत। लेटर और लेटर जुड़ गए तो वो वर्ड नहीं है। मैं कहूँ आपसे MRA, ये वर्ड नहीं है। मैं कहूँ आपसे OGD, ये कोई वर्ड नहीं है। तब क्या सर, आपने तो कहा था लेटर से लेटर जोड़ दिया तो वर्ड बन गया, और कई चीज़ें ऐसे भी याद हो जाती है, लेटर से लेटर जोड़ दिया वर्ड बन गया। वो चीज़ें आपने जब पढ़ी थी, कोई बात नहीं कब पढ़ी थी, हिंदी में पढ़ी थी, संस्कृत में पढ़ी थी, या आपने उर्दू भाषा में पढ़ी थी, या आपको इंग्लिश के किसी सर ने कभी पढ़ा दिया था। मैं ये नहीं कह रहा सब ने पढ़ा दिया, कभी ऐसे भी होते थे जैसे मैं था। जब मैंने कभी शुरू किया था स्कूल में पढ़ाना, तब सर मैं भी ऐसा ही था, किसी के देखता और पढ़ाना शुरू कर देता, किसी के किताब देखी और पढ़ाना शुरू कर दिया। बस उस समय मुझे इतना ज्ञान नहीं था, शौक़ था पढ़ाने का बस, कि पढ़ाने जाना है। 10 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई। तो अब सोचा क्यों ना अपना भला हो गया, समाज का भला करते हैं, बच्चों का भला करते हैं, भाइयों का भला करते हैं। तो मेरे भाइयों ये ध्यान रखना कि ये वर्ड नहीं बना। देखो लेटर तो यहाँ भी है, एक लेटर M है, एक R है, एक A है, यानी 2 कॉन्सोनेंट्स हैं, एक बाउल से जोड़ दिया। यहाँ भी देखो आप, एक O है, एक G है, एक D है, यानी कि एक बाउल है, 2 कॉन्सोनेंट है, जोड़ दिए। क्या हुआ, क्या वर्ड बन गया? नहीं सर, ये वर्ड नहीं बना। अच्छा, वर्ड कब बनता है? तो सर एक कंडीशन लगती है इसके अंदर, और वो कंडीशन कौन सी है? इसका आना चाहिए एक क्या, सेंस आना चाहिए। इसका क्या आना चाहिए, एक सेंस। और वो भी सेंस कैसा सर? वो सेंस होना चाहिए आपका कंप्लीट सेंस, आधा अधूरा नहीं, कंप्लीट सेंस होना चाहिए। जब ये कंप्लीट सेंस आपके सामने आ जाएगा दो लेटर्स के जुड़ने पर, तब जाके ये क्या बनेगा, आपका वर्ड बनेगा। जल्दबाजी नहीं है, आराम से सीखो, हमें कहीं जाना नहीं है, चीज़ों को सीखो। आपने जल्दबाजी में पढ़ लिया लेकिन कुछ सीखा नहीं तो कोई मतलब। आपने कम पढ़ा लेकिन अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छा मतलब निकलेगा।
सीखो चीज़ों को। सिंबल्स की बात कर रहा था सर। 26 सिंबल्स हैं, उनको दो भागों में बांटा गया, बाउल्स और कॉन्सोनेंट। 5 आपके बाउल्स हो गए, ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट्स हो गए 21, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। वाई को एक सेमी बाउल बोला जाता है। यहाँ तक की रामायण आपके समझ में आराम से आ गई, ठीक है सर। अब बात करता हूँ एम आर ए, ये वर्ड क्यों नहीं बना? क्योंकि लेटर तो थे लेकिन इसके अंदर सेंस नहीं था, कंप्लीट सेंस। ओ जी डी, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा, सेंस नहीं है, तो ये वर्ड नहीं बना। आ जाइए दोस्तों, अब इनको वर्ड बनाते हैं, क्योंकि हमें पता लग गया लेटर तो होने चाहिए लेकिन उनका सेंस कंप्लीट निकलना चाहिए। अब इन्हीं शब्दों में सर मैं थोड़ा हेर फेर करता हूँ। आ जाइए, पहले इस वर्ड को पहले जो हमने ये लेटर्स का ग्रुप बनाया था इसको इसको लेने के बाद में क्या करना है, आप इसको ऐसे क्रम से जमाओ कि जहाँ कोई इसका अर्थ निकले। सर मैंने इसको जमाया RAM और अर्थ निकला राम। आप इसको कितने भागों में? राम चाहो तो आप किसी का क्या है, नेम है। ये एक नाउन है, किसी व्यक्ति की अवस्थिति, किसी व्यक्ति की पहचान है। राम एक लड़का है, राम हिंदुओं का एक देवता है, ठीक है। राम जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था। राम दशरथ के पुत्र थे। राम आपका पड़ोसी भी हो सकता है, राम मेरा पड़ोसी भी हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है। कुल मिला के अब इसका कोई सेंस निकलने आने लग गया। आ जाओ सर, इसकी बात करता हूँ। इसको मैं दो तरीके से बनाने की कोशिश करूँ। पहला बनाया सर मैंने DOG, डॉग। डॉग का मतलब कुत्ता। ये भी एक संज्ञा है, ये भी एक नाउन है, ये भी एक प्राणी का नाम है जिसके 4 पैर होते हैं। रात को बहुत अच्छे तरीके के प्रश्न पूछता है। आप रात में अंधेरे में कहीं जा रहे हो, आपको रास्ते में कुत्ता मिल गया, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछेगा, शुरू करेगा हाउ, कैसे हो, हु, कौन हो, तो ये प्रश्न करता है सर। इसका मतलब कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जो वफादार के साथ साथ समझदार भी है ना। ये चीज़ आप ऐड कर लेना आज। अब बात करता हूँ, इसको ही मैं दूसरे टाइप में बनाने की कोशिश करूँ, बिल्कुल बन जाएगा सर। GOD, गॉड यानी भगवान, परमपिता वह परमेश्वर जिसको हम एक शक्ति के रूप में पूछते हैं। तो कुल मिला के बात क्या समझ में आई? वो बात ये समझ में आनी है सर कि लेटर्स को आप एक दूसरे से कंबाइन करें तो कोई मतलब नहीं है, लेटर्स को एक दूसरे में जोड़ दो कोई मतलब नहीं है, जब तक उनका कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा जोड़ने से कोई मतलब। ठीक है सर, यहां तक की आपको बात समझ में आ जाइए। अब हम अगली बात की ओर की ओर चलते हैं और उस अगली बात की आपको एक ध्यान रखना है सर। फिर वर्ड से आगे हमने क्या किया? हमने वर्ड से आगे क्या किया? वर्ड से आगे हमने फिर वर्ड को जोड़ा। वर्ड से आगे हमने फिर क्या किया? वर्ड को जोड़ा। यानी कि हमने एक वर्ड में दूसरे वर्ड को जोड़ा। यानी कि अब तक हमने बनाया था ग्रुप ऑफ लेटर्स, अब बनाएंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो हमने वर्ड से वर्ड को जोड़ा तो उत्तर सामने से तुरंत आ जाता है सर, सेंटेंस बन गया। क्या बन गया सर? सेंटेंस बन गया। अच्छा सर एक बात आप लोग मुझे बताओ, क्या ये सेंटेंस बन गया? क्या मैं ये सही मान लूँ? वर्ड्स को वर्ड्स के साथ जोड़ दिया। अच्छा ये मत कहना सर 2 ही वर्ड जोड़े हैं। सर 2 नहीं, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मेरा वहाँ समझाने का मतलब ये नहीं है। वो जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आप चीज़ समझें। मैं समझाना चाहता हूँ कि वर्ड से वर्ड को जोड़ लें और आपने ये मान लें कि वो सेंटेंस बन गया, तो ये मिजाज गलत है, कतई सही नहीं है। वर्ड से वर्ड को जोड़ना और उसको सेंटेंस मानना बिल्कुल सही नहीं है। तो ब्राइटनेस हमारी 1 मिनट सर, ब्राइटनेस का हाँ दोस्तों, तो वर्ड्स को वर्ड से जोड़ दें और मान लें इस चीज़ को कि सेंटेंस बन गया, गलत है। वर्ड को वर्ड से जोड़ो लेकिन ऐसा जोड़ो कि उसका क्या निकले? एक कंप्लीट सेंस निकले।
और जब एक कंप्लीट सेंस निकल जाता है तब वो अपने आप क्या बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ध्यान और रखना पड़ता है, वो भी ध्यान रख लेना। सेंस तो होना चाहिए लेकिन इसका एक निश्चित क्या होता है, सीरियल। वर्ड का क्या होना चाहिए इसके अंदर, सीरियल होना चाहिए। सीरियल वाइज होते हैं, क्रमानुसार होते हैं। ऐसे नहीं आप शुरू में ऑब्जेक्ट रख दो, लास्ट में सब्जेक्ट रख दो, वर्ब है ही नहीं। तो ये चीज़ें ध्यान रखो, वर्ब की जगह वर्ब काम करेगी, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट काम करेगा। आपको साधारण यानी सिंपल असर्टिव सेंटेंस बनाना था, आप लिख दे इज राम प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका मतलब आप तो प्रश्न पूछ रहे हो उससे, तो कुल मिला के बात समझ में आई, इसका मतलब वो तो गलत हो गया। वो तो आप बनाना तो चाहते थे एक सकारात्मक वाक्य, एक अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, आपने पूछ लिया उससे सीधा प्रश्न, इज राम प्लेइंग क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट खेल रहा है, इज डॉग बार्किंग, क्या कुत्ता भौंक रहा है, तो गलत हो गया। सीरियल होना चाहिए। साधारण वाक्य का क्या नियम है, साधारण वाक्य कहता है सर सब्जेक्ट होना चाहिए पहले, सिंपल सेंटेंस कहता है पहले एक सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद में वर्ब होनी चाहिए। अब चाहो तो आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, एच बी जिसको आप ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, और इसको एम बी जिसको आप मेन वर्ब कहते हो। ठीक है, वर्ब में हो सकता है कई सिंपल सेंटेंस में तो आपको एक ही एम बी देखने को मिले, एच बी देखने को ही नहीं मिले, ए बी देखने को ही नहीं मिले, केवल एम बी से काम चलाना पड़े। और उसके बाद में आप क्या करते हो, जनरली आप ये करते हो ऑब्जेक्ट। आप चाहो तो इसको ऐसे कर दो, अदर वर्ड। भाई ऑब्जेक्ट के अलावा भी कोई और चीज़ हो, कॉम्प्लीमेंट हो, कोई एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, प्रपोजिशन हो, तो कई बार सर ऑब्जेक्ट तो आया ही नहीं, बिल्कुल सही बात है। कई बार कैसे होते हैं जहाँ कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैं उससे बहस करने थोड़ी बैठूंगा, नहीं ऑब्जेक्ट होता है, नहीं होता, कई जगह होता है, कई जगह नहीं होता, लेकिन अदर वर्ड लिख दिया ना, इसमें सब कुछ होता है, इसमें सब कुछ होता है, जैसा तू चाहे वैसा खा ले। ये तो बफर है। अब जानते हो बफर का खाना खाने जाते हैं तो वहाँ चीज़ें अपने पसंद के अनुसार कोई भी चीज़ उठाओ और खाओ। सर मैंने अदर वर्ड रख दिया, अब तेरी मन में आए जैसा लगा, सामने वाले को बोल दिया भाई मैंने तो तेरे सामने भोजन स्टॉल्स पे लगवा दिया, अब तेरी जो इच्छा करे वो तू उठा के खा ले। तो मैंने तो अदर वर्ड लिख दिया, अब आप चाहो तो यहाँ ऑब्जेक्ट लगाओ, आप चाहो तो यहाँ एडवर्ब लगाओ, आप चाहो तो यहाँ एडजेक्टिव लगाओ, आप चाहो तो यहाँ प्रपोजिशन लगाओ, कुछ भी लगाओ जो आपकी इच्छा हो। तो सर वर्ड प्लस वर्ड कंप्लीट सेंस होना चाहिए, सीरियल वाइज होना चाहिए वर्ड, तब जाके वो क्या बनता है आपका सेंटेंस। अर्थात सर फ्रेज क्या होता है, फ्रेज वो होता है जिसका सेंस तो कंप्लीट होता है लेकिन अधिकतर उसमें वर्ब्स का यूज नहीं करते, वो वर्ब की तरह काम नहीं करते। आ जाओ, तो सर यहाँ से थोड़ा मैं आगे बढ़ूंगा। तो सर सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस में जो वर्ड हमारे काम आते हैं, सेंटेंस में जो वर्ड हमारे काम आते हैं उनको सर हम शब्द भेद पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में पढ़ते हैं, उन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में पढ़ते हैं। इनको हिंदी में शब्द भेद के रूप में पढ़ा जाता है। इन्हीं को हम हिंदी में शब्द भेद के रूप में पढ़ते हैं। अब पार्ट्स ऑफ इसकी स्पीच की बात करूं सर, संख्या में टोटल होते हैं 8 काइंड्स मान लो, 8 आप इसका टाइप्स मान लो। टाइप तो आप कह ही नहीं सकते, मेरे हिसाब से तो पार्टिसिपल होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप के, लेकिन कई कहते हैं सर काइंड सही है, काइंड मान लो, टाइप सही है, टाइप मान लो, जो आपकी इच्छा है, बट पार्टिसिपल होते हैं टोटल कितने 8, यानी कि इसके उपभेद आप एक तरीके से मान सकते हो। कौन कौन से होते हैं आइए चर्चा करते हैं। सर पहले अगर मैं बात करूं तो पहले नंबर पे आप रखो उसको नाउन, पहले पे आप रखो नाउन। सेकंड की बात करूं सर तो ये आप रखो प्रनाउन, प्रोनाउन नहीं होता सर, प्रनाउन होता है। थर्ड की सर मैं बात करूं तो आप इस पे रखो वर्ब। फोर्थ की सर मैं बात करूं तो आप यहाँ रख दो आपकी एडवर्ब। फिफ्थ की मैं सर बात करूं, सॉरी सर यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो, डी।
फिफ्थ की मैं बात करूं तो यहाँ आप रख सकते हो एडजेक्टिव। सिक्स्थ की अगर मैं सर बात करूं तो आपके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद आप बात करोगे प्रपोजिशन, प्रीपोजिशन। पहले के हमारे अध्यापक ऐसे थे, हमें पढ़ाया था प्रीपोजिशन, मैंने खुद ने पढ़े हैं प्रीपोजिशन, मैंने पढ़ा है प्रोनाउन, मैंने खुद ने पढ़ा है एडजेक्टिव, मैंने पढ़ा है वर्ब, एडवर्ब। लेकिन सर उस समय, उनके समय ऐसी ही पढ़ाई थी तो उन्होंने हमें ऐसे ही पढ़ा दिया, उन्होंने ऐसा सीखा हमें पढ़ा दिया। लेकिन समय बदल रहा है तो हम समय अनुकूल बदल रहे हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन ठीक करें, इनको नाउन, इसको प्रोनाउन, इसको वर्ब, इसको एडवर्ब, इसको एडजेक्टिव, इसको प्रीपोजिशन आपने कहा। तो सर आपके पास 6 हो गए। अब बचे आपके पास 2 की भी मैं सर बात करूं तो ये सामने आपके लिखा है कंजंक्शन। हाँ, दोबारा बोलो मेरे साथ, कंजंक्शन। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। और लास्ट की अगर हम बात करें, 8th एंड द लास्ट, वो आपका होगा सर इंटरजेक्शन। ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ इनकी थोड़ी थोड़ी, यहाँ आपको जानकारी दे दूंगा, बाकी ये टॉपिक वाइज पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके आगे चलेंगे तब हम आगे बात करेंगे। सर नाउन की मैं बात करूँ, नाउन वो वर्ड होते हैं जो किसी के नाम को एड्रेस करते हैं, और वो नाम किसी पर्सन का हो सकता है, थिंग का, प्लेस का हो सकता है। यानी किसी, आपने हिंदी की परिभाषा तो कम से कम पढ़ी होगी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दोष, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये गड़बड़ हो गई, आदि के नाम को संज्ञा नहीं कहते, नाम बताने वाले शब्दों को। मैं कहूँ सर ये संज्ञा है, आप कहोगे हाँ संज्ञा है, मैं कहूँगा गलत, क्योंकि इसका नाम बताने वाला शब्द मैंने नहीं बोला। मैं बोलूँ पेन संज्ञा है, हाँ संज्ञा है। जब मैंने लिख दिया पेन तब ये संज्ञा है। मैंने ऐसा इशारा कर दिया आपके सामने, क्या ये संज्ञा है? तो ये संज्ञा नहीं है। मैंने कहा ऊपर पंखा चल रहा है उसकी तरफ, क्या ये संज्ञा है? आपने कह दिया हाँ संज्ञा है। तो ये मान लेना कि आप गलत बता रहे। वो संज्ञा तब तक नहीं है जब तक आप उसको शब्द के रूप में ना करो। अगली बात करूं तो सर नाउन की जगह जो रिप्रेजेंटेशन करता है, कई बार आप देखते होंगे कोई आदमी अनुपस्थित हो जाता है तो उसकी जगह हम दूसरे व्यक्ति को, जो उसमें कुछ गुण या अधिकतर गुण उसके जैसे हों, तो हम वहाँ उसको रख देते हैं कि भाई वो नहीं है लेकिन इससे काम चला लो। सपोज करो आपको किसी काम का, शादी का कार्ड आया, आपके पिताजी के नाम आया, पिताजी को जाना था, पिताजी कहीं अत्यावश्यक कार्य में, इम्पोर्टेंट उनका कोई काम आ गया, वहाँ वो फंस गए। अब क्या कोई नहीं जाएगा शादी में? शादी में तो जाओगे, शादी में जाना जरूरी है क्योंकि वो शादी में आए थे आपके में। विशेषकर जो संस्कृति के अनुसार मैंने देखा है, कई जगह कन्यादान जिसको हम बोलते हैं वो देने का प्रथा होता है। तो बच्चे की में तो एक बार जाए नहीं जाए, लेकिन किसी की बच्ची की शादी होती है तो हम लोग अमूमन जाते हैं। तो आपको जाना है क्योंकि वहाँ कन्यादान तो पहुँचाना है। तो क्या करोगे? तो आपकी पापा की जगह कौन जाएगा? आप जाओ, या आपके बड़े भाई जाएंगे। आप भी कहीं काम में हो तो आपके छोटे भाई जाएंगे, लेकिन जाएगा ज़रूर। तो सर जब नाउन को हमें एब्सेंट करना होता है, क्योंकि कई बार क्या है, लगातार अगर हम नाउन को, एक पूरा आपके सामने फ्रेज है, एक आपके सामने गद्यांश है, एक पैसेज है, उसके अंदर हम नाउन 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 एक ही नाउन को बार बार रिपीट करते रहे तो उसकी क्या है सर, वो थोड़े रास्ता जो चमक होती है वो थोड़ी ख़त्म हो जाती है। तो हमने क्या किया, इसकी जगह, नाउन की जगह ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड ले आए जो इसका काम करें। तो संज्ञा के काम पे आने वाले शब्दों को हमने क्या कह दिया? प्रोनाउन कह दिया। जो नाउन को रिप्रेजेंट करे वो वर्ड क्या कहलाते हैं? हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। अच्छा सर, अब वर्ब की बात कर लेते हैं, आ जाओ। वर्ब आप सब लोग जानते हैं, वर्ब होती है क्रिया। कई लोग बोलते हैं ऐसे शब्द जिनसे कार्य का करना या होना पाया जाए, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। एक जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इन शब्दों की यहाँ दे रहा हूँ, बाकी डिटेल से जब ये टॉपिक चलेंगे मैं पढ़ाऊँ।
एडवर्ब की बात करें, एडवर्ब सर क्वालिफाई करती है या तो वर्ब को करती है, कई बार एडजेक्टिव को भी कर जाती है, प्रोनाउन को भी कर जाती है और अदर वर्ड्स को भी कई बार एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर जाती है। अब बात करता हूँ एडजेक्टिव की। सर ये एडजेक्टिव जो होता है नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। जनरल बातें कर रहा हूँ, बाकी डिटेल में ये कहाँ कहाँ किसको क्वालिफाई, ये नाउन प्रोनाउन नहीं कही जाने कितनी चीज़ों को क्वालिफाई कर जाता है। प्रपोजिशन की बात करूँ सर, तो आप अगर संस्कृत के विद्यार्थी रहे होंगे तब आपने वहाँ एक पढ़ा होगा संबोधन, सॉरी कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संबंध कारक, वहाँ आपने पढ़ा हो। रामस्य पिता, राम का पिता, फादर ऑफ राम, तो ये संबंध बताने वाले शब्द होते हैं, इनको संबंध सूचक अव्यय कहा जाता है। कंजंक्शन की बात करूँ सर, तो ये योजक होते हैं, जोड़ते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। इंटरजेक्शन की बात करूँ, ये आदमी के मूड को बताते हैं, मनोदशा पे आधारित होते हैं। विस्मय आदि बोधक शब्द इनको हम कह सकते हैं। जैसे आपको ज़्यादा खुशी हो जाती है तो कई बार आप खुशी में कुछ ऐसे शब्द निकालते हैं, किसी को संबोधन करना है तो बुलाते उसको, अरे इधर आना, तो ये वो शब्द होते हैं सर। अब आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं सर, वो कहीं ना कहीं इससे रिलेट ज़रूर कर रहा है। रिलेट तो सबसे करता है वो, लेकिन ज़्यादातर रिलेट कर रहा है तो इससे कर रहा है। अब आज के टॉपिक की बात करूं सर, तो आइए आज का टॉपिक शुरू करें। ये ऐसा टॉपिक माना जाता है जिसको कहा जाता है कि ये बैकबोन है इंग्लिश के ग्रामर, यानी कि रीढ़ की हड्डी। इसमें जिसको महारत हासिल है, कई टॉपिक ऐसे हैं इससे रिलेटेड जो आपके काम में आते रहेंगे। वर्ब्स की बात करेंगे तो भी ये काम में आ जाएगा, ठीक है। जनरली अगर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर करना है तो ये काम में आएगा। नाउन्स की बात करोगे तो ये काम में आएगा, प्रोनाउंस की बात करोगे तो भी ये काम में आएगा। बोलो नाउन में सर टेंस का क्या यूज़ है? सर नाउन पढ़ोगे आप प्लूरल सिंगुलर पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? सर बिल्कुल सही बात है। नाउन जब आप पढ़ोगे प्लूरल और सिंगुलर पढ़ोगे तो उनके यूजेज भी जानोगे। प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। जब वर्ब पढ़ रहे हो तो मैंने पहले ही कहा था वर्ब से तो टेंस रिलेटेड है ही है, तो काम आ रहा है। इसके अलावा आप जब आपके नरेशन पढ़ोगे तब ये काम आएगा। वॉइसेज आप जब करोगे तो ये काम आएगा। और डेली जीवन में सुबह से शाम तक जितने सेंटेंस बोल रहे हो ना कहीं ये सर काम आता ही आता है। आ जाओ अब इस टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। आपसे मेरा एक प्रश्न है, लाइव वीडियो है नहीं कि मैं आपसे पूछूँ आपके कमेंट ले लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप बाद में कमेंट दे सकते हो, कोई दिक्कत आपको जैसी लग रही हो सर वो मुझे बता देना। लाइक शेयर सब्सक्राइब मैंने यहाँ लिख रखा है, वो अगर आपको मेरी वास्तव में अच्छी लग रही हो कि मेरा प्रयास ठीक है एक स्तर पे जहाँ बच्चों को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीज़ें जो हम लोग कई ऐसी जगह से बच्चे बिलोंग करते हैं जहाँ उनके पास सुविधाएं नहीं है कि वो जयपुर जा सके, दिल्ली जा सकें, कहीं जा सकें, वो कोचिंग्स कर सकें, कोटा जा सकें, तो सर मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीज़ें जो वहाँ जाके मिल रही है उतना उस वे में नहीं दे पा रहा तो थोड़े कम वे में मैं दे दूँ, लेकिन सर मैं ये कोशिश करूँगा मैं डे बेस्ट वे में आपको ये चीज़ें दूँ। अच्छा सर अब बात बताओ आप, एक चीज़ हमने पढ़ी थी कई बार तो डायरेक्ट पढ़ लेते हैं टेंस, कई बार हमारे सामने ये टॉपिक आ जाता है नए रूप में तब हम इसको पढ़ते हैं टाइम एंड टेंस। ऐसा क्यों? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। कई बार तो हमने डायरेक्ट पढ़ लिया, टेंस आ जाता है टॉपिक, दूसरा हमारे सामने आ जाता है सर टाइम एंड टेंस। ऐसा क्यों? बिल्कुल सर ये यहाँ से आपको आपके टॉपिक लिखने हैं। वो चीज़ें जो आपको मुझे लिखवानी नहीं थी आपने लिख ली, नहीं लिखी हो तो वीडियो को रिवाइंड करना, एक बार वापस से लिख लेना, नहीं तो इतनी ज़रूरत नहीं थी, केवल जनरल बातें बताई। यहाँ से आप चाहो तो ये टॉपिक आप लिख सकते हो, मैं भी आपको समय दूंगा कि आप आराम से उतार सको इन चीज़ों। टेंस की सर मैं बात करूँ तो वही मेरा प्रश्न है कि टेंस को कई बार तो हमने टेंस ही पढ़ लिया, कई बार हमने टाइम एंड टेंस पढ़ लिया। अलग अलग टीचरों से आप अलग अलग जगह पे पढ़ोगे, वो सारे अलग अलग नियम बताएंगे। कोई तो कहता है टाइम और टेंस एक ही है, कोई कहता है टाइम और टेंस अलग अलग है, कोई कहता है पता नहीं क्या हो रहा है, कोई कहता है कुछ। मुंडेर मुंडे मतिर भिन्ना,
अलग अलग दिमाग जब होता है तो अलग अलग दिमाग अलग अलग दिशा में भी दौड़ता है। क्या है, कैसे है, क्यों है, ये चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप मुझे बताओगे तो कैसे? मैं अगर आपसे ये कहूँ आप मुझे बताओ, तो यार मैं पागल हूँ। लाइव वीडियो थोड़ी है जो कमेंट करके बता दोगे। लेकिन आप आपके दिमाग में मनन करो कि हाँ क्या ऐसा देखा। बिल्कुल देखा होगा आपने, कई जगह कई किताबों में कई बुक्स के अंदर डायरेक्ट टॉपिक मिल जाता है टेंस। कहीं आप जब बुक पढ़ते हो आपको मिलता है टाइम एंड टेंशन है क्या? क्या टाइम और टेंस एक ही है या टाइम और टेंस अलग अलग है? बिल्कुल सर, आपके पास समय है 5, 10, 15 सेकंड, 20 सेकंड का, आप सोचें, उसके बाद मैं शुरू करूंगा। क्योंकि आपका दिमाग में, माइंड में जो चीज़ें आएंगी, फिर आपको कंपेयर करनी है इन चीज़ों से, क्या ये थी, क्या ये अलग से थी। जी बिल्कुल, आ जाइए सर, वापस आइए। टेंस, टाइम और टेंस कौन सा सही है? सर दोनों ही सही। कैसे सही है वो मैं आपको, कई लोग मानते हैं टाइम अलग है और टेंस अलग है, उनकी बात भी सही है। कैसे सही है सर? टाइम को अगर मैं बताऊं तो ये होता है चेंज ऑफ स्टेट, यानी कि दशा में परिवर्तन। चेंज ऑफ स्टेट यानी कि आपकी दशा में परिवर्तन। कोई जगह पे आप थे, वहाँ परिवर्तन हो गया, स्टेट आपकी दशा में परिवर्तन हो गया, टाइम चेंज हो गया। जैसे कि 9 बज रहे थे, तब आप कपड़े पहन के नहीं बैठे थे, अब आप ऑफिस जा रहे हो 12 बजे, आपकी दशा में परिवर्तन हो गया, आपने कपड़े पहन लिए। ये वो उदाहरण है सर जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं, वो एग्जाम्पल्स दूंगा जो आपके आसपास मिल रहे हैं। दूसरी चीज़, एक समय पे मैं यहाँ था, जैसे ही मैंने गति की तो टाइम अलग पोर्शन हो गया, ये मान लो। दूसरे नज़रिए से इसी चीज़ को देखूँ तो सर जैसे टाइम बदला मेरा एक्शन भी बदला, टाइम बदला मेरा एक्शन बदला, तो फिर ये भी बात सही है। अच्छा सर, ये तो मैंने बता दिया कि टाइम चेंज ऑफ स्टेट है, लेकिन अब ये चीज़ है कि टेंस क्या है। टेंस जो है ना सर, वो हमारे एक सर ने बताया था हमें, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि विद्वान लोग हैं, मेरी कोई उम्र नहीं है, 26-27 साल की उम्र है, और मैं ऐसे विद्वान टीचरों के बारे में ये कहूँ नहीं गलत पढ़ाया तो सर मुझे धिक्कार है इस चीज़ की। कहीं ना कहीं मैंने ऐसे ही अध्यापकों से सीखा है, और एक सच्चा अध्यापक कभी किसी अध्यापक की बुराई नहीं करेगा, ध्यान रखना। टाइम ऑफ एक्शन, तो ये तो स्टेट को कर रहा है, ये एक्शन को कर रहा है। स्टेट यानी दशा, एक्शन अब कार्य का करने का तरीका, या एक्शन का कार्य मान लेते हैं आप, तो अलग अलग हो गई। अब एक कैसे करें, एक ऐसे करें बेटा, आपको एक लाइन में बार बार पढ़ाऊंगा, अगर टाइम नहीं है ना तो एक्शन कभी नहीं होगा। टाइम है तो एक्शन है, अगर टाइम आपने खत्म कर दिया तो एक्शन भी आपका खत्म हो गया। मोहन पढ़ता है, टाइम बता रहे हो कि प्रेजेंट की बात है, तो एक्शन है। हालांकि इस वाक्य में एक्शन नहीं है, इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है। मोहन पढ़ता है, इसमें कई बार पूछते थे जब हम छोटे कक्षाओं में पढ़ाते थे उस समय पूछते थे मोहन खाना खाता है, मोहन क्या काम कर रहा है, क्योंकि बच्चों का लेवल वहीं तक था, तो हम उनसे पूछते थे मोहन क्या काम कर रहा है। एक्चुअलिटी में हमने वहाँ कोशिश नहीं की कि उन चीज़ों को समझाया जाए। मोहन खाना खाता है, वो कौन सा काम कर रहा है यार, कोई काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा, वो केवल हम एक जानकारी लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मोहन नाम का एक व्यक्ति है जो खाना खाता है, बस खत्म कहानी। लेकिन ज़बरदस्ती हम उसकी टांग खींचने की कोशिश कर रहे थे उस समय पे। मैं खुद कर रहा था, मैं दूसरे की नहीं, कि मैं उदाहरण इतने जो जलीलता भरे उदाहरण है वो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ कि मैंने खुद ने बच्चे की टांग खींच दी, ज़बरदस्ती खींच दी। मोहन खाना खाता है, बेटा बता मोहन कौन सा काम कर रहा है। अब बच्चे के दिमाग में तो हो गई मोहन खाना खाता है, इसमें भी काम हो रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा। आप देख रहे हो एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि मोहन नाम का व्यक्ति है, वो खाना खाता है,
इस समय मोहन कौन सा काम कर रहा है? मोहन कोई काम थोड़ी कर रहा है। प्रश्न वाक्य लिखा हुआ था इंडेफिनिट के रूप में, आप कॉन्टिन्यूअस के रूप में प्रश्न पूछ रहे हो बच्चों से, बता बेटा मोहन क्या काम कर रहा है। अरे प्रश्न काम कर रहा है तो उत्तर भी कॉन्टिन्यूअस में ही आएगा ना। मोहन खाना खा रहा है तो ताहे तीहे तेहे जो आप पढ़ा रहे थे बच्चों को वो तो खत्म हो गए। खाता है इन्फॉर्मेशन वाली चीज तो गई। आपने तो क्या किया, इंडेफिनिट से बच्चे को कॉन्टिन्यूअस में कुदा दिया। तो सर ये गलतियां हमसे हुई, मुझसे भी हुई, सबसे हुई, सुधार कर लेते। समस्या क्या है सर? समस्या ये है हम सर बाइलिंगुअल रह गए। मतलब हमें अंग्रेजी नहीं आती थी, हमें एटमॉस्फेयर नहीं मिला इंग्लिश मीडियम में। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, वीडियो को रोकना पड़ा, बीच में कोई आ गया था उनसे बात करने के लिए, माफ़ी चाहता हूँ। आ जाओ सर, ये वापस बात शुरू करते हैं। और मुझे ये चीज़ ज़रूर बताना कि आज की वीडियो में आपको कोई लाइटिंग की प्रॉब्लम रही हो तो वो मुझे बता देना, कोई और दिक्कत रही हो तो वो भी मुझे बता देना। मैं सर धीरे धीरे अपना पूरा सेटअप सेट कर रहा हूँ। आज भी मैं आपको कोई जुगाड़ तरीके से पढ़ा रहा हूँ, किसी तरीके से, बस मुझे पढ़ाना था। मैं ये मानता हूँ सर, मैं एक ग्रामीण परिवेश से आने वाला हूँ, तो ग्रामीण परिवेश में एक कहावत है कि पढ़ाई कचरे के ढेर पे बैठ के भी की जा सकती है। बस आपको क्या है, पढ़ाई की लक होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ाई आप कचरे के ढेर पे, बिल्कुल। ये नहीं दिख रहा तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, सही बात है। चेंज ऑफ स्टेट, बिल्कुल अब दिख रहा। तो पढ़ाई कचरे के ढेर पे बैठ के भी की जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। ये वाला भी पोर्शन सही है, ये वाला भी पोर्शन सही है। टकराव करने की आवश्यकता है। फालतू की चीज़ कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाती। टाइम एक ही है या अलग अलग है, नहीं पूछता। टाइम और टेंस अलग है, एक है, नहीं पूछे, है ना। आ जाओ, तो फालतू की चीज़ों पे दिमाग मत लगाया करो, जो लगाने वाली चीज़ है वहाँ आपको दिमाग लगाना है। आ जाओ, अब आगे बात करते हैं टेंस की बात। टेंस को आपको समझने के लिए आपको सबसे पहले टेंस की परिभाषा आना आवश्यक है। तो अब मुझे बताओ सर, टेंस क्या है? मेरा प्रश्न है, टेंस क्या है? बताओ बताओ, टेंस क्या है? कई लोग बोलेंगे सर बताओ, नहीं तो मतलब सोच लो। और आपने अधिकतर ने यही सोचा होगा, टेंस काल है सर। कई लोगों ने सोचा वो टेंस समय है। मैंने हिंदी नहीं पूछी, मैंने पूछा टेंस क्या है। सर इसको थोड़ा आप सोचने की कोशिश करें। आपके पास समय दे रहा हूँ मैं आपको, 1 मिनट का समय ले लें। चीज़ें जब आप स्वयं सोचोगे तब आपके सामने अच्छे तरीके से पेश होंगी, आप खुद सीखोगे, ललक जगेगी। मैं कह रहा हूँ टेंस क्या है, आपने कह दिया काल है। सपोज करो सोच लिया ऐसा, तो ये मानना कि आप सर वापस वही गलती करने लग गए जो पहले करते थे, यानी कि हिंदी की तरफ। आप हिंदी बता रहे हो, परिभाषा नहीं दे रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ, अच्छा अगली चीज़ अब मैं पूछता हूँ आपसे, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टेंस? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टेंस? अब बताओ सर, टेंस क्या है? आपने सोच लिया होगा दिमाग में, काल है। अब पूछ रहा हूँ, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टेंस? अब बताओ। बिल्कुल आपके दिमाग में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो भी ये मानो आ गया। पॉजिटिविटी में सोचो, नेगेटिविटी में नहीं सोचना। हम जानते हैं, हम सीखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। मैं सिखाऊंगा आप, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपके साथ मिलकर मैं और आप मिलकर सीखेंगे। आ जाओ, अब सीखना क्या है वो समझो। टेंस काल नहीं है, टेंस काल इसकी हिंदी है। टेंस की डेफिनेशन जानने से पहले एक चीज़ और जान लो,
एक सर हमारे यहाँ एक लैंग्वेज आती है, उसको हम बोलते हैं लैटिन लैंग्वेज। और उस लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड आया था, और उस वर्ड के बारे में बात करूँ तो सर वो वर्ड था आपका टेम्पस। इस टेम्पस वर्ड से आपका ये वर्ड टेंस बना। तो पहली चीज़ तो ये सीखें आप कि टेंस जो शब्द बना वो लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड था टेम्पस, उससे बना। कंफर्म? कोई दिक्कत? आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टेंस जो आपका वर्ड है वो टेम्पस वर्ड से बना है, और वो टेम्पस वर्ड आपका लैटिन लैंग्वेज का था। अब मुझे 1 मिनट दे सर, इनके डाल लूँ बस। अच्छा, अब बताओ सर, अब आप सोचो, बताओ तो नहीं लेकिन सोचो ये दिमाग के अंदर कि फिर टेम्पस वर्ड से बना तो टेंस क्या है। सबसे बड़ी वापस वही समस्या आ गई, यानी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंस। टेंस क्या है दोस्तों, क्या करें बताओ, कैसे निकालें डेफिनेशन, कैसे निकालें? चलो मैं आपके सामने एक वर्ड, एक सेंटेंस लिख देता हूँ, आप पढ़ना उसको। आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउ। बिल्कुल। दूसरा मैंने बोल दिया आई एम प्लेइंग क्रिकेट yesterday। at that time। क्या हुआ अब बताओ, क्या ये दोनों सेंटेंस सही हैं या इनमें से कोई गलत है, और गलत है तो क्यों गलत है? मेरा सवाल, क्या ये दोनों सेंटेंस सही हैं? अगर सही नहीं है, गलत है कोई सा, तो क्यों गलत है, ये मेरा सवाल। ये वाला सेंटेंस आपका सही है, ये वाला सेंटेंस आपका गलत है। क्यों गलत है बेटा? यहाँ गौर करें तो यस्टरडे और एट दैट टाइम, ये दोनों ही जो वर्ड हैं ये आपके टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो टाइम कौन सा है आपका? पास्ट का। ठीक है, लेकिन यहाँ जो हम एक्शन कर रहे हैं वो एक्शन आपका किस फॉर्म में लिखा है सर? वो एक्शन लिखा है आपका प्रेजेंट टाइम की फॉर्म में। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? गलत हो गया। इसका मतलब ये यस्टरडे और एट दैट टाइम को अगर देखें तो पास्ट टाइम है, तो एक्शन भी किस में होना चाहिए? हमारा पास्ट में होना चाहिए। तो एम की जगह वॉज प्लेइंग का यूज करो। अब ये सही है। मैंने परिवर्तन यहां नहीं किया, मैंने परिवर्तन यहां किया, मैंने वहां परिवर्तन नहीं किया। मैंने कहाँ किया परिवर्तन? मैंने यहां परिवर्तन किया। क्यों किया? ध्यान देना भाइयों, ध्यान देने की चीज़ क्या है वो ध्यान दे लेना। बड़े आराम से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसको बड़े गौर से उस चीज़ को एक जगह आप नोट कर लो। बेटा याद रखो, अगर टाइम है तो एक्शन है, और टाइम नहीं है तो एक्शन भी नहीं।
इसको तो दोहे की तरह रट्टा मार लेना। जैसे पहले पढ़ते थे ना, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगत खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। ये चीज़ें क्या है, हमने हिंदी में रट्टा मार के सीखी थी। तो ये चीज़ तो आप कंफर्म समझ लेना इस चीज़ के बारे में। अगर टाइम है तो एक्शन है, अगर टाइम नहीं है तो एक्शन भी नहीं है। कंफर्म चीज़ है, कोई इसको झुठला नहीं सकता। ठीक है सर, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। मैं फिर बाद में आपको इसकी 2 डेफिनेशन यहीं तैयार कर रहा हूँ, वो आप इन्हीं वाक्यों में आप तैयार कर। अच्छा, इसके बारे में बात कर लेता हूँ। देखो, नाउ जो है वो आपके प्रेजेंट टाइम को रेफ़र करता है। तो जब इसने प्रेजेंट टाइम को रेफ़र किया तो यहाँ हमने जो एक्शन का जो फॉर्म लिया था ये वाला, वो भी हमने किस में लिया, प्रेजेंट में, प्रेजेंट एक्शन। ठीक है सर। आप ऐसा करें, नोट डाउन साथ साथ करते जाना, या फिर आप ऐसे कर लेना। मैं क्या है, कई बार चीज़ों को लिखने के बाद में वापस से रिफ्रेश कर देता हूँ। तो आप ऐसा करना, जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं वो वीडियो को पॉज करके आप लिख लेना, रिवाइंड करके लिख लेना। देखो, मेनली चीज़ें, देखो सर, मैं 2 चीज़ें मानता हूँ, मैंने भी यही चीज़ सीखी थी। किताबें कितनी भी पढ़ो, 20 बार पढ़ो, लेकिन अगर आपके यहाँ नहीं है तो 6,000 रुपये की किताब पढ़ने से कोई फ़ायदा। अगर आपके यहाँ बैठ गई तो 20 रुपये की किताब फ़ायदा करेगी। आप लिखो ना लिखो, अगर आपके यहाँ बैठ गई तो वो चीज़ आप बाद में लिख सकते हो। अगर यहाँ नहीं बैठी तो वो चीज़ आपकी। मैं तो खुद ये मानता हूँ कि लिखना और समझना दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। जो अध्यापक मेरे बड़े भाई हैं, मेरे गुरु हैं, मैं तो सबको गुरु मानता हूँ। देखो, जो भी पढ़ा रहे हैं, आज मेरे से पहले आए हुए हैं, सब पढ़ा रहे हैं बहुत बढ़िया ढंग से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे पहली बार आ रहा हूँ, अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं, खूब बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि आपने बच्चों का इतना ध्यान रखा, हमारे भाइयों का ध्यान रखा, हमारे जैसे लोगों का ध्यान रखा। आपसे हमें भी इंस्पिरेशन मिली कि ये सर पढ़ा रहे हैं तो हम भी पढ़ाने की कोशिश करते हैं, है ना। यूट्यूब पे चलते हैं, चलो। तो वो सर बताते हैं, भाई मेरे साथ साथ लिखते जाओ। सर, आपका नज़रिया ठीक है, मैं नहीं कहता वो गलत है, बट मैं मेरा खुद का बताता हूँ कि भाइयों, एक साथ 2 काम करोगे ना तो कभी पूरे नहीं कर पाओगे, या तो एक में रह जाओगे। अच्छा, एक काम करना, आप एक साथ ही आप टीचर की तैयारी कर लो एक ही साथ, और आप IAS की तैयारी कर लो एक ही साथ। संभव है? नहीं हो सकता, क्योंकि टीचर अलग पोर्शन है, वो अलग पोर्शन है। या आप अगर लिखने पे कंसंट्रेशन कर जाओगे तो आप सीखने पे कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो कंसंट्रेशन वन टाइम में 1 पोर्शन पे होना चाहिए, चाहे आपका राइटिंग हो, चाहे आपका यहाँ सीखना हो। ठीक है सर, आगे मैं बात करता हूँ, आगे चलें। परिभाषा हम लोग तैयार कर रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ द टेंस, कि टेंस की डेफिनेशन क्या होगी। तो बिल्कुल सर, ये तो मान लेना, ये काल जो आप बताते हो वो उसका हिंदी अर्थ माना जा सकता है, लेकिन आप उसको डेफिनेशन कहें तो ये सरासर गलत होगा। आ जाओ सर, डेफिनेशन सीखते हैं। मैंने अभी जो किया था, 2 आपने देखा होगा पुराने जो मैंने 2 यहाँ लिखे थे सेंटेंस, उनमें क्या किया था, मैंने टाइम के आधार पे यहाँ एक्शन में परिवर्तन किया था। दोबारा लिख देता हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। सेकंड जो था वो था आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउ। सेकंड जो था आई एम प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे
चाहे ऐसा करो, डायरेक्ट लिख लो एट दैट। उस समय मैं क्रिकेट खेल रहा था। अब मैंने क्या किया था, मैंने ये टाइम को देख के, टाइम बताने वाली जो एडवर्ब थी, मैंने इनको देख के परिवर्तन जो किया था, चेंजिंग जो की थी वो यहाँ की थी। यानी कि मैंने मेरे एक्शन में चेंज, एक्शन का ऐसा नहीं मैं प्ले से डायरेक्ट कुक पे पहुँच गया, नहीं नहीं नहीं, मैंने एक्शन की फॉर्म में चेंज की। और जब जब एक्शन की फॉर्म में चेंज होता है ना, आप एक चीज़ याद रखना, वो एक्शन की जो फॉर्म रिप्रेजेंट करती है वो आपका एक पार्ट ऑफ स्पीच रिप्रेजेंट करता है, वो होती है आपकी वर्ब। जी बिल्कुल सही सुना आपने, दोबारा सुन लो। जब जब आपके एक्शन के फॉर्म में चेंज होगा तब आप देख लेना निश्चित रूप से आप चेंज कर रहे होंगे आपकी वर्ब के अंदर। नाउ जो वर्तमान के प्रेजेंट टाइम के समय को दर्शाने वाला एडवर्ब वर्ड है, उसके आधार को देखते हुए हमने अगर कहीं कोई चेंज किया तो वो वर्ब में कर रहे हैं। इस सेंटेंस में चेंज नहीं किया मैंने। आप सोच रहे हो सर इसमें तो किया ही नहीं, वो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, वो मेरे केवल बताने के लिए था। चलो मैं यहाँ वॉच कर देता ऊपर वाले में तो ये क्या गलत हो जाता। आ जाओ इसमें समझ लो ये चीज़, कहीं ये ना सोच बैठे पता नहीं सर का जाने क्या कर रहे हैं, बता कोई सारे हैं ऊपर वाले में कर दिया। मैंने केवल वो बताने के लिए किया था। आ जाओ यहाँ, आपको बिल्कुल अगर ऐसे ही चाहिए कि सर वही चीज़ बताओ तो वो चीज़ देख लो। देखो मैंने यहाँ चेंज करना है, क्योंकि ये जो डेट टाइम है ये आपका पास्ट टाइम बता रहा है, और यहाँ जो आप एक्शन का फॉर्म यूज कर रहे हो वो आपका कौन सा बता रहा है, प्रेजेंट एक्शन बता रहा है। वो आपका कौन सा बता रहा है, प्रेजेंट एक्शन बता रहा है। तो पास्ट की टाइम पास्ट का, एक्शन प्रेजेंट में कैसे होगा। 200 साल पहले मैं खाना खा रहा हूँ, यार कैसे हो सकता है। 200 साल पहले टाइम तो पास्ट का है, तू खाना खा रहा हूँ ये कैसे हो सकता है। खा रहा हूँ तो मतलब तू अब की बात कर रहा है, जस्ट अभी की, जब बोल रहा है तब की बात कर रहा है, संभव नहीं है। आज सुबह 9 बजे मैं पानी पी रहा हूँ, यार ये कैसे संभव हो सकता है। 9 तब बजे थे, अब तो शाम हो रही है। 9 बजे पानी पी रहा हूँ, सुबह के 9 बजे पानी पी रहा है भाई साहब, शाम हो गई, 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। सेंटेंस गलत है, इसका मीनिंग नहीं निकल रहा, विरोधाभास है सेंटेंस में। किसका विरोधाभास है, बिल्कुल विरोधाभास है, समय का और एक्शन का। समय आप बता रहे हो पास्ट का, टाइम बता रहे हो पास्ट का, एक्शन बता रहे हो प्रेजेंट फॉर्म में, गलत हो गया। क्या करें। तो किया क्या सर मैंने कि टाइम को देखते, टाइम को बेस मानते हुए मैंने एक्शन की फॉर्म में बदलाव किया। और ध्यान रखना जहाँ भी आप एक्शन की फॉर्म में बदलाव करते हो, समझ लेना आप बदलाव कर रहे हो किसमें, वर्ब के अंदर। किसके अंदर बदलाव कर रहे हो सर, वर्ब के अंदर। नहीं दिख रहा तो मैं इससे लिख देता हूँ। आप किस में बदलाव कर रहे हो, वर्ब में बदलाव। ठीक है। अच्छा अब इसके आधार पे परिभाषा बताता हूँ मैं कि समय के आधार पर परिभाषा क्या बनी, टाइम के बेस पर एक्शन की फॉर्म या वर्ब की फॉर्म में चेंज करना ही क्या है बेटा, टेंस। चेंज करना ही क्या है, टेंस। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, ये अगर कई बार आपको बेटा निकल जाए तो आप बुरा मत मानना। मुझे क्या है 8-10 साल इस फील्ड में हो गए पढ़ाते पढ़ाते। पहले स्कूल से मैं पढ़ाया, खुद की कोचिंगें चलाई, फिर उसके बाद मैं आपके सामने आ रहा हूँ, तो हो सकता है जनरली निकल जाए। और तो आप बुरा मत मानना, आपको बुरा लगता है तो मैं कोशिश करूँगा मैं ये चीज़ ना बोलूँ। आप मेरे सब साथी हो, और मैं तो ये कहता हूँ शायद बड़े भी होंगे, है ना। लेकिन इन चीज़ों का बुरा, मेरा जो मोटो है, मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो एम है वो है आपको वो चीज़ें उपलब्ध कराना जो आपने नहीं पढ़ी, पढ़ ली भी हो तो इस वे में नहीं पढ़ी, वो आप चीज़ें समझ। मैंने क्या किया, टाइम के आधार पे सर एक्शन में चेंज कर दिया। तो टाइम के बेस पर एक्शन की फॉर्म, यानी कि एक्शन की फॉर्म क्या, वर्ब।
वर्ब की फॉर्म में चेंज करना ये क्या कहलाता है आपका, टेंस कहलाता है। ये कंफर्म कर लेना एक चीज। तो सर ये आपके सामने डेफिनेशन आ गई आपकी फर्स्ट। दूसरी चीज, अब मैं इसको भी हटा दूं और मैं इसको भी हटा दूं। अच्छा, बिल्कुल सर, मैंने ये साफ कर दिया और मैं यहां लिख दूं कि आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। तो आप क्या गलत ठहरा सकते हो? कई लोग बोल देते हैं सर पास्ट का कोई इंडिकेशन नहीं है, गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने मुझसे पूछा तुम क्या कर रहे थे, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। सपोज करो ये क्वेश्चन होता जिसका मुझे आंसर देना है। क्वेश्चन क्या होता सर, व्हाट वर यू डूइंग। अब मुझे इसका क्या करना है, आंसर देना है। तो व्हाट वर यू डूइंग का मैं आंसर क्या दूंगा? सपोज करो उस समय मैं खेल रहा था, मैंने दिया आंसर आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग। तो कहाँ गलत है कि नहीं है? तो अब सर टाइम कहाँ है और एक्शन कहाँ है? बिल्कुल सर टाइम और एक्शन तो है। और याद रखना मैं मेरी चीज़ को कभी नहीं बोला, उसे पीछे नहीं हटूंगा। टाइम है तो एक्शन है, टाइम नहीं है तो एक्शन नहीं है। देखो टाइम कहाँ है, टाइम सर यहाँ है, ये टाइम है। आई एम प्लेइंग, एम जो है वो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये प्ले आपके एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एम आपके टाइम को बता रहा है और प्ले आपके एक्शन को बता रहा है। ऐसे ही वॉज आपके टाइम को बता रहा है और प्ले आपके एक्शन को। प्लेइंग पूरा है ना, ये आपके किसको बता रहा है, एक्शन को बता रहा है। तो टाइम और एक्शन। अब एक चीज बताओ बेटा, सॉरी भाइयों दोस्तों, एक चीज बताओ, यहां भी वॉज है ना, ये टाइम को बता रहा है, एक्शन को, ये भी सर वर्ब, ये भी वर्ब। अब क्या करें? तो नई परिभाषा ये बन जाती है कि वर्ब प्लस वर्ब, वर्ब प्लस वर्ब, यानी कि कंपाउंड ऑफ वर्ब्स, कंपाउंड ऑफ वर्ब्स इज टेंस। यानी कि दो वर्ब का या दो से अधिक भी हो सकती हैं, वर्ब का कॉम्बो आप कर दो आप, कंपाउंड ऑफ वर्ब, तब क्या कहलाती है, टेंस। क्योंकि ये बेटा जो वर्ब है ना आपकी, ये जो वर्ब है ना, ये पॉलिसगिरी मूवी की संजय दत्त है, कॉम्बो बाय वन गेट वन फ्री। कैसे? ये वर्ब आपके एक्शन को भी रिप्रेजेंट करती है और यही वर्ब आपके टाइम को भी रिप्रेजेंट करती है। यानी कि यही वर्ब तो आपकी एक्शन बताती है और यही वर्ब आपकी टाइम को बताती है। आप चाहो तो कॉपी कर लो एक बार। ये नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको दोबारा से उसमें लिख देता हूँ। ये लो, यही वर्ब आपकी एक्शन को भी बताती है और यही वर्ब आपकी टाइम को भी बताती है। तो दूसरी परिभाषा क्या बन गई आपके सामने? दूसरी आपकी डेफिनेशन क्या हुई? कंपाउंड ऑफ वर्ब्स, कंपाउंड ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स का वर्ब्स के साथ मेल करना, ये क्या कहलाता है आपका, टेंस। अब उसमें भी कंडीशन क्या होगी? एक वर्ब आपकी किसको रिप्रेजेंट करेगी सर? टाइम को। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो शुरू में जो लिखना होता है ना, वो इसलिए गड़बड़ हो जाता है। और एक वर्ब आपकी एक्शन को, अब कुछ बच्चे डायरेक्ट उतार लेते हैं, टाइम एक्शन लिखने की जगह नहीं बचती तो गड़बड़ हो जाती ना उनके। तो एक तो टाइम को और एक वर्ब आपके किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक्शन को। ठीक है सर? बिल्कुल जी, बिल्कुल।
आपसे ही बात कर रहा हूँ। आप सोच रहे हो किससे बात कर रहे हो? जी बिल्कुल आपसे ही बात कर रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि बच्चे बिल्कुल सामने बैठे हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे यार सामने बैठे हैं, मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, वो मेरे सामने है बिल्कुल, है ना। तो ये चीज़ आपके मेरे हिसाब से इसको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके समझ में आराम से आ गई होगी। जो चीज़ें मैंने साफ कर दी वो आप बाद में लिख लेना। आगे बात करूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना, और आप लोग को मुझे पता है ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ध्यान रखना जितनी बड़ी वीडियो होती है ना, कंटेंट उसके अंदर उतना ही अच्छा होता है। आज सर मुझे इतना टाइम हो गया लेकिन मैं केवल परिभाषा डेवलप कर पाया हूँ। आज लगभग 1 घंटे से ऊपर हो गया मेरे को टाइम। चलो कोई बात नहीं। अब बात करते हैं टेंस की, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। देखो तो हमारे सामने यही चीज़ आ गई। अगर हमें टेंस को सीखना है तो हमें 2 चीज़ों को सीखना पड़ेगा। पहली चीज़ होगी आपकी कौन सी सर? टाइम को सीखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ कौन सी होगी सर? आपको एक्शन को सीखना पड़ेगा। पहली चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी वो है आपकी टाइम, और दूसरी चीज़ जो आपको सीखनी पड़ेगी वो है आपकी एक्शन के बारे में। हम एक एक चीज़ के बारे में बात करते हैं। चलो आ जाओ, पहले बात करते हैं हम हमारे टाइम के बारे में। देखो सर, टाइम को अगर बात की जाए तो बांटना ये बड़ा थोड़ा टेढ़ा काम था। व्याकरण विद्वानों ने भी और हमारे जो थे लोगों जो प्राचीन विद्वान थे उन्होंने बांटने की खूब कोशिश की। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना, हर जगह आपको जो ऑथेंटिक बुक है उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा, समय को बांटा नहीं जा सकता। मैं समय हूँ, आपने देखा होगा कई बार आप टीवी पे जब पुराने टाइम में पौराणिक नाटक जो चला करते थे, रिलीजियस जो हमारे एक्ट हुआ करते थे, प्लेज हुआ करते थे, उनके अंदर एक साउंड आती थी तो वो एक ओमकार जैसा दिखता था और उसके ऊपर लिखा होता था और वो आवाज़ आती थी एक अंदर से, मैं समय हूँ, हैं। तो समय, मैं अविभाज्य हूँ, अनश्वर हूँ, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। और जब नष्ट नहीं होता तो पास्ट नहीं बनता, नष्ट हो जाता है तब तो पास्ट बनता है। तो बांटा तो नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी दिमाग लगा के हमने सोच समझ के कि भाई लोगों को इसको सावधानी हो जाएगी, पढ़ने में थोड़ी सरलता हो जाएगी, हमने इसको बांटा सर। और कैसे कैसे बांटा, आ जाओ देखते हैं एक चीज़ के बारे में। सर एक बात बताओ, आप कोई भी चीज़ के उदाहरण को अगर सॉल्व करने की कोशिश करते हो, आपको बताया जाए आज 100-500 साल पहले ऐसा हुआ करता था, तो आप उस चीज़ को 500 साल पहले ऐसा हुआ करता था, आपको भी थोड़ी वो दिक्कत आएगी। 500 साल पहले क्या हुआ करता था, कैसा हुआ करता था, है ना। तो उस चीज़ को आपको समाहित करने में, उस चीज़ को आपको अपने अंदर लेने में थोड़ी हिचक महसूस होती है। लेकिन मैं कहूँ कि मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, टेंस पढ़ रहे हैं हम लोग, तो आप समझ गए। क्यों समझ गए? क्यों आत्मसात कर लिया? क्यों कर लिया जल्दी से क्यों कर लिया? अडॉप्ट कर रहे हो उस चीज़ को, क्यों कर रहे? क्योंकि वो चीज़ आपके सामने है, जो हमारे सामने है ना, उसी को तो हम कहते हैं मेरे भाइयों, क्या बोलते हैं उसी को? तो हम प्रेजेंट बोलते हैं। तो कौन सा टाइम हो गया हमारा? प्रेजेंट है। अच्छा आ जाओ, मैंने अभी आपके सामने ये वर्ड लिखा, ये आपके सामने पॉइंट लिखा, उसके ऊपर मैंने सर्कल बनाया। मैं इसको ये नहीं बोल रहा कि बनाया है, मैंने कहा बनाया, किया, ऐसे नहीं कर रहा हूँ, करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने कहा किया, यानी कि थोड़े सेकंड पहले कोई काम हुआ था, थोड़े सेकंड पहले का टाइम, और मैं उसको बोल रहा हूँ तो मैं जा रहा हूँ पास्ट में। इसका मतलब ध्यान रखना मेरे दोस्तों, ये प्रेजेंट जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आगे की साइड बढ़ता है ना, यही प्रेजेंट आपका कन्वर्ट होता चला जाता है किसके अंदर सर? पास्ट के अंदर। यही प्रेजेंट कन्वर्ट होके कहाँ जाता है? पास्ट में कन्वर्ट हो, कहाँ चला जाता है कन्वर्ट होके? पास्ट में। तो ध्यान रखना, प्रेजेंट से क्या बन गया आपका? पास्ट। ठीक है, ये मेरा प्रेजेंट है, मैं लिख रहा हूँ, ये मेरा पास्ट है कि मैं लिख रहा था। ठीक है, मैं लिख थोड़ी रहा हूँ, मैं तो खड़ा हूँ, अब तो मैं लिख रहा था। काम कुछ सेकंड पहले हुआ लेकिन पास्ट। ध्यान रखना, 1 सेकंड भी प्रेजेंट को आगे, अगर प्रेजेंट आपका 1 सेकंड आगे बढ़ रहा है तो ये मान लेना कि वो आपका पास्ट हो गया। अब अगले समय की बात करते हैं। बड़े विचार नहीं है, कई लोग बोलते हैं फ्यूचर टेंस होता है, कई लोग बोलते हैं फ्यूचर टेंस नहीं होता। सर ग्रामेटिकल बात करूँ तो ट्रेडिशनल जो इंग्लिश थी ना, उसमें हमने टेंस माने थे 3, बिल्कुल।
और अगर अब वर्तमान की बात करें तो नए नए वैज्ञानिक हो गए, नए नए खोजकर्ता, नए नए भाषाविद हो गए। उन्होंने जैसे ही खोज की तो वो कहने लगे सर हम तो मॉडर्न में मानेंगे 2 ही टेंस होते हैं, और आज मैं भी यही मानता हूँ, आप भी यही मानेंगे, अधिकतर लोग यही मान रहे हैं। टेंस कितने होते हैं? 2 होते हैं। क्यों होते हैं 2, उसकी बात करते हैं। ये सर एक हमारे सामने एक समय का एक चक्र और आता है, समय का एक हम डिवाइड और करते हैं। वैसे तो मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड हुआ था, लेकिन एक और हमने कर दिया अपनी सुविधा के लिए, और वो कर दिया सर हमने फ्यूचर कर दिया इसको। तो टाइम को हमने तीसरे टाइप में डिवाइड करने की कोशिश की और उसको बना दिया हमने फ्यूचर। अब आ जाओ सर, जैसे ही मैं फ्यूचर की बात करता हूँ तो मेरे दिमाग में एक चीज़ तो आती है कि यार फ्यूचर के बारे में हम कुछ नहीं जानते। पास्ट के बारे में हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जाना होता है पहले ही, प्रेजेंट के बारे में हम जान रहे हैं अभी, लेकिन फ्यूचर ना तो हमने देखा। अनजान है कोई, गुमनाम है कोई, पता ही नहीं कौन है तो सही लेकिन पता नहीं कौन है। अच्छा एक चीज बताओ, आप लोग नौकरी लगना चाहते हो तो आपको सपने आते हैं कि नहीं? मैं इंस्पेक्टर बन गया, मैं टीचर बन गया, या मेरा BSTC में सिलेक्शन हो गया, प्री B.Ed में सिलेक्शन हो गया, SSC में सिलेक्शन हो गया, है ना। लेवल की बात करो ना सर, तो ये लेवल एक टीचर के एग्ज़ाम के लिए भी काम में आ सकता है, प्री BSTC के लिए भी काम में आ सकता है। और अगर ये लेवल पढ़ाने का आप देखो ना तो ये यही काम नहीं आ रहा, ये आपका लेवल आपके SSC की एग्ज़ाम के अंदर तक, यहाँ तक कि CGL तक ये काम में आ सकता है। लेवल की आप बात चिंता छोड़े, लेवल सर मैंने कहा था शुरुआत में जब मैं आया था, मैंने फेसबुक पे कमेंट एक जिसको हम बोलते हैं कि एक पूर्व में आप किसी से कुछ कह दो, भविष्यवाणी तो नहीं कह सकता लेकिन पूर्व में आप कोई सूचना दे दो, प्री इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि पढ़ाऊँगा, समय लग सकता है मुझे क्योंकि मुझे सेटअप करने में टाइम लगेगा। मेरी खुद की राजकीय सेवा है, उस सेवा में मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। बिल्कुल सर वायदा मेरा ये है, 0 से पढ़ाऊंगा, बेसिक से पढ़ाऊंगा और एडवांस तक ले जाऊंगा। आपका साथ रहा तो ले जाऊंगा। मैं एडवांस पे पहुंच जाऊँ, आप बेसिक पे रह जाऊँ, मज़ा नहीं आएगा, है ना। क्योंकि अगर डूबेंगे ना सर तो हम भी डूबेंगे और आपको तो सनम लेके डूबेंगे, है ना। लेकिन एक टीचर, ध्यान रखना, कई बच्चे ये बोलते हैं सर व्यवसाय बना दिया आजकल तो ऑनलाइन पढ़ाते हैं और ऐप बनवाते हैं, ये बोलते हैं वो बोलते हैं, ना। ऐसा कुछ नहीं है। देखो एक टीचर अगर वो व्यवसाय ना करे तो सर उनका घर कैसे चले, पहली बात तो। दूसरी चीज़, आपके प्रति टीचर के मन में, टीचर के प्रति आपके मन में कभी ये नहीं होना चाहिए कि वो टीचर यार वो तो खराब है। कुछ नहीं, खराब कुछ नहीं होता सर। प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारे टीचर हैं, सबसे कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है, सबसे ले लो यार, अपना क्या जाता है, लेना ही तो है। कोई फ्री पढ़ा रहा है तो पढ़ो, कोई पैसे से पढ़ा रहा है तो पढ़ो, है ना। पढ़ने का काम है, वो अपना काम करना है हमको। जब तक हमारे लक्ष्य की ओर नहीं चलते, लक्ष्य पे नहीं पहुंच जाते, तब तक पढ़ते रहो। आप लोग बोलते हो सर जीवन में कठिन मेहनत करनी चाहिए, मैं बोलता हूँ बिल्कुल मत करो। जीवन में कठिन मेहनत नहीं करनी है, जीवन में चतुर मेहनत करनी है। कठिन मेहनत करने वाले ऐसे भी होते हैं, आपने देखा हो, आपके साथ ही कई 20-20 घंटे पढ़ते हैं, 20-20, 22-22, 18-18, 16-16 घंटे पढ़ते हैं और पता लगता है सर सिलेक्शन नहीं हुआ। एक बच्चा 8 घंटे पढ़ा, सिलेक्शन हो गया। कारण क्या था? उसने हार्डवर्क नहीं किया क्या? 20 घंटे वाले ने, उसने भी हार्डवर्क किया, इससे ज़्यादा किया। ये तो 4 घंटे ही पढ़ा, 6 घंटे ही पढ़ा, 8 घंटे ही पढ़ा, इसकी नौकरी लग गई, वो बैठा है आज। इसने नहीं किया सर, इसने किया, उसने केवल हार्डवर्क किया, इसने किया तो क्लेवर वर्क किया, चतुर काम किया, है ना। चतुर परिश्रम करना है। तो ये ध्यान देना, ये जो फ्यूचर है ना, वो जो मैं बता रहा था कि आपके सपने आते हैं सर, वो सपने, और ये आए ना आए नौकरी का, वो तो सबको ही आते हैं। कौन से आते हैं वो आप जानते हो, वो मैं यहाँ से नहीं बोल सकता, समझ जाओ यार, सब समझदार हो। कौन से, अरे गंदी सोच रखते हो दिमाग में, ऐसी गंदी सोच नहीं रखनी है। सपने कौन से आते हैं? सपने वो आते हैं कि आज तो मैं घोड़ी पे बैठूंगा, दूल्हा बनूंगा, मेरी बीबी होगी, बच्चे होंगे, है ना। सर एक कहानी सुनाता हूँ, समझ। एक भिखारी था, भीख मांगा करता था, भीख में आटा मांगा करता था और उस आटे को एक मटकी के अंदर रखता था और अपने जहाँ उसके बिस्तर थे उसके जस्ट ऊपर रखता था, टांग के रखता था।
एक दिन उसने देखा कि वो मटकी पूरी भरने पे आ गई, तो उसने फैसला किया, उसने दिमाग के अंदर ये चीज़ डाली कि जिस दिन मेरी ये मटकी भर जाएगी ना, अब वो बैठा बैठा उस पर लेटता ये चीज़ें सोच रहा है, जिस दिन मेरी मटकी भर जाएगी ना, उस दिन मैं इस मटकी के आटे को बेच दूंगा, मुझे पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो उन पैसों से मैं क्या करूँगा, मेरे घर की सामान खरीदूंगा, मेरी शादी करूँगा, शादी हो जाएंगी तो नॉर्मल सी बात है, शादी होते तो क्या होते हैं, छोटे छोटे, हाँ सही बात है, बच्चे ही होते हैं ना, बाप नहीं होते, बच्चे होते हैं। तो बच्चे होंगे, अब बच्चे होंगे तो मैं खाना खाने बैठूंगा और बीबी से कहूँगा कि बच्चों को दूर ले जा, मैं खाना खा रहा हूँ, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। वो नहीं मानेगी, वो नहीं मानेगी। और नॉर्मल सी बात है, महिलाएं एक बार में सुनती भी नहीं है ना। सुने भी क्यों सर, ये वित्त मंत्रालय इनके हाथ में होता है, अपने पास क्या है, कुछ नहीं है, वित्त मंत्रालय। ठीक है, धन्यवाद है उन महिलाओं को जिनके बगैर पुरुष कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सत्य बात है, एक महिला से ही हम उत्पन्न हुए, तो मजाक की बात मजाक की जगह पे होती है, महिला सम्माननीय होती है। आ जाओ आगे की बात। उसने जब इतना सोचा कि मैं कहूँगा कि भाई इनको ले जा, मुझे खाना नहीं खाने दे रहे, तो वो नहीं मानेगी, नहीं मानेगी, मुझे गुस्सा आएगी तो मैं उसके लात मारूंगा। भाई साहब पड़े पड़े खाट में सोच रहे हैं लात मारूंगा, बिस्तर पे पड़े हैं लात मारने की सोच रहे हैं, सोचने में लात मार दी, ऊपर गई, सारा जो आटा था वो उनके ऊपर आ गया। भाई साहब कोयले से भी ज़्यादा काले थे, सफ़ेद, बिल्कुल बगुले जैसे सफ़ेद होके निकले। अब मुझे एक बात बताओ, क्या उसकी शादी हुई? क्या उसकी मटकी भरी? मटकी नहीं भरी। मटकी नहीं भरी तो क्या उसने आटे को बाज़ार में बेचा? नहीं बेचा तो क्या उसकी शादी हुई? नहीं हुई। तो क्या ये सारी चीज़ें जो वो सोच रहा था कि फ्यूचर में नहीं है, लेकिन क्या ये वास्तविक है? नहीं है। इसका मतलब जो फ्यूचर टाइम है वो आपका अनरियल है। और जो अनरियल चीज़ें होती हैं, ये कन्फर्म रखना, वो आपकी कहीं ना कहीं होंगी इमेजिनेशन। तो दैट्स वाई हम फ्यूचर को क्या नहीं मानते, टेंस के अंदर कैलकुलेट नहीं करते। ये आपका आता है किसके अंदर? टाइम के अंदर। ठीक है सर, बिल्कुल। अब बात कर लेता हूँ थोड़ी सी एक्शन के बारे में, आप चीज़ें समझें, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये आपका टाइम की बात होगी। अब मैं बात कर लेता हूँ सर एक्शन के बारे में। तो एक्शन की बात करूँ सर, तो एक्शन के 2 टाइप्स होते हैं। एक्शन 2 ही टाइप में आप डिवाइड कर सकते हो, 4-5 में करना चाहो नहीं कर सकते। बिल्कुल दिख नहीं रहा तो मैं ऐसा कर देता हूँ, 1 मिनट। एक्शन, और एक्शन को आप डिवाइड कर सकते हो कितने पार्ट्स में सर? 2 टाइप्स में। अच्छा, 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? देखो, कोई भी जो काम होता है ना, वो उसकी 2 ही फॉर्म होती है। कौन कौन सी होती है? या तो वो काम आपका चल रहा होता है, यानी कि कंटिन्यू होता है, या वो काम आपका कंप्लीट हो चुका होता है। 2 ही चीज़ होती है। देखो, आपने 2 कामों को जब भी देखा हो, एक्शन का मतलब काम होता है, तो काम जो है वो आपने जब भी देखा होगा 2 ही रूप में मिला होगा। या तो आपका काम चल रहा होगा, यानी कि ऑनगोइंग जिसको आप बोलते हो, या वो काम आपका कैसा हो गया कंप्लीट। ठीक है, 2 देख ली ना, या तो वो ऑनगोइंग होगा या वो आपका कंप्लीट होगा। ऑनगोइंग जो होता है सर, उसको कॉन्टिन्यूअस बोलते हो, और जो कंप्लीट है उसको आप परफेक्ट बोलते हो। और एक्शन की जो हम ये टाइप पढ़ रहे हैं, इसको एक्चुअल में हम प्रोसेस बोलते हैं। तो ऑनगोइंग या कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कंप्लीट या परफेक्ट प्रोसेस, 2 प्रोसेस हमारे सामने एक्शन की आ गई। तीसरी प्रोसेस की बात अगर मैं करूं तो सर मैं इन दोनों को मिला देता हूं। कौन कौन सी? परफेक्ट को और कॉन्टिन्यूअस को। सर इतना ही नहीं है, आप लोग सोचें कि इतना जल्दी कैसे, हमें क्या पता लगेगा परफेक्ट कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस कौन सा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कौन सा है? वो चीज़ें मैं समझाऊंगा, मैंने केवल आपके सामने एक आउटलुक तैयार कर दिया।
आ जाओ सर, ध्यान रखना इन चीज़ों के बारे में। मैंने आपको टाइम 3 पार्ट में डिवाइड करके बताया था, 2 आपके एग्जैक्ट में टाइम है, एक आपका अनरियल इमेजिनरी टाइम है। प्रेजेंट और पास्ट की बात करूं तो वो आपके रियल टाइम है, और फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो वो आपका इमेजिनरी टाइम है। आ जाओ इसी चीज़ को हम ऊपर समझने की कोशिश करें। समझो सर, ये एक स्टॉप है और ये एक स्टॉप है। ये मान लो आपका SMS हॉस्पिटल है जयपुर, और ये मान लो आपकी नारायण सिंह सर्कल। ठीक है सर। अब SMS हॉस्पिटल, नारायण सिंह सर्कल, 2 स्टॉप। आप यहाँ से किसी बस में चढ़े, अब यहाँ आप खड़े हो और मैं कह दूँ मैं बस में चल रहा हूँ, संभव नहीं है। जैसे ही आप बस के अंदर बैठे तब आप क्या कहोगे, बस में चल रहा हूँ? नहीं। बस में कब? जैसे ही बस स्टार्ट हुई चलना तब आपने कहा कि मैं बस में चल रहा हूँ, चल रहा हूँ, चल रहा हूँ। अब बताओ, आपका यहाँ से आप नारायण सिंह जाओगे तो यहाँ आप जाके रुकोगे कि नहीं? यानी कि ये काम यहाँ से यहाँ तक आपका कैसा था, ऑनगोइंग था कि नहीं? और यही काम जाके आपका क्या हो गया, यहाँ जाके कंप्लीट हो गया। तो सर यहाँ तो ये आपका हो गया कॉन्टिन्यूअस, और यहाँ जाके ये आपका हो गया सर परफेक्ट। हुआ कि नहीं मेरे दोस्तों? हो गया ना? बिल्कुल सही बात है। अब अगली चीज़ की बात करें, अब इसी की बात कर लेते हैं। आ जाओ, ये एक स्टॉप है और आपको यहाँ पहुँचना था। इस स्टॉप से यहाँ पहुँचने में आपको 4 घंटे का समय लगेगा। कितने घंटे का? 4 घंटे का समय। अच्छा, अब एक चीज़ बताओ, आपकी यहाँ से बस स्टार्ट हुई, आप चल रहे हो, बीच में आपको 2 घंटे बाद आपकी मम्मी का फ़ोन आता है। कितने घंटे बाद सर? 2 घंटे बाद आपकी मम्मी का फ़ोन आता है। मम्मी का फ़ोन आया, मम्मी ने कहा क्या हुआ बेटा, कहाँ है? मम्मी क्या करूँ, ये बस पता नहीं कैसे चल रही है, 2 घंटे से बस में चल रहा हूँ। तो मुझे एक बात बताना, क्या आपका काम पूरा हो गया, एक्शन पूरा हो गया क्या? चलने वाला जो एक्शन था आपको गंतव्य पे यहाँ कंप्लीट करना था, क्या कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। इसका मतलब वो एक्शन आपका कैसा है, कंटिन्यू है। वो एक्शन कैसा है आपका, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यू है। लेकिन क्या मुझे ये बताओ भाई, कोई काम नहीं हुआ क्या? क्या कोई काम नहीं? क्या बस ने 2 घंटे में कोई दूरी तय नहीं की? बिल्कुल की है। कहाँ तक? यहाँ तक 1.5 घंटे वाली या 2 घंटे वाली, 2 घंटे वाली दूरी तय की है। तो बेटा ये 2 घंटे वाला जो काम है ना, वो आपका कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? वो तो कंप्लीट हुआ है ना, वो तो कंप्लीट हुआ। कंप्लीट हो गया तो उसको क्या बोल दिया आपने? परफेक्ट बोल दिया। काम होने के बाद में हम चीज़ों को परफेक्ट बोलते हैं, काम कंप्लीट हो जाए तो परफेक्ट बोलते हैं। MS धोनी खेल रहा है, शॉट मार दिया, तभी तो बोलोगे परफेक्ट शॉट है। या बॉलिंग कराई गई, रविंद्र जडेजा जा रहा या किसी और बॉलर के द्वारा, आप जो आप अच्छा लगे, मुझे क्रिकेट का इतना शौक नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, कोई भी जो आपको अच्छा लग रहा है उसने बॉल कराई और बॉलिंग जैसी हो गई, उसका कंप्लीट हो गया काम बॉल कराने का, बॉल कंप्लीट हो गई, उसके बाद ही कमेंट्रेटर जो कमेंट्री कर रहा है वो कहेगा परफेक्ट बॉल थी। या ऐसे थोड़ी है, उसने तो हाथ इतना ही किया, उससे पहले बोल दिया परफेक्ट बॉल थी, परफेक्ट बॉल है? नहीं, संभव ही नहीं। तो कंप्लीट होने के बाद में आप काम को क्या बोल सकते हो? परफेक्ट बोल सकते हो। इसलिए इसको परफेक्ट कहा गया। और जो जारी है ऑनगोइंग प्रोसेस है उसको आपने कंटिन्यूस कह दिया। अब देखो, कहीं ना कहीं टाइम के साथ इनको मैं जोड़ने की कोशिश करूँ ना, जैसे प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, प्रेजेंट में कोई काम कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। मैंने कहा प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है 4 घंटे से 5 घंटे से, एक निश्चित समय से चल रहा है, प्रारंभ का पता है हमें लेकिन उसके अंत का पता नहीं है। काम कब से शुरू हुआ ये हमें पता है लेकिन अंत कब होगा ये हमें पता नहीं। तो इसका मतलब जहाँ हम बोले थे उस समय तक का काम उसने पूरा कर लिया, बाकी का काम चल रहा है। रही बात सर इंडेफिनिट की, इंडेफिनिट के बारे में मैं आपको दोस्तों कल जानकारी अच्छी तरीके से दूंगा। पहले तो मुझे ये बताओ, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये आपकी इच्छा है। अगर आपको अच्छा लगा होगा आप करेंगे, लेकिन दोस्तों मुझे एक चीज़ ज़रूर बता देना आप, क्या मुझे अपने टीचिंग वे में कोई सुधार करना है? हो सकता है थोड़ा टफ लगे, लेकिन सर टफ नहीं है, ये ऑथेंटिक बेस पे आधारित है। चीज़ों को अगर समझोगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। और अगर आपको खेलना है तो खिलाने के लिए सर फिर बुक्स आपके सामने पड़ी हैं, आप चाहो तो उनको ऐसे पढ़ो। मुझे ये आप बताओ, आपको आज का मेरा जो ये प्रयास था कैसा रहा?
कैसा नहीं है, क्या मुझे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्या मुझे इम्प्रूवमेंट नहीं करना। कल टीचर क्या बोलते हैं, मैं मेरा तरीका नहीं बदल सकता। हर बच्चे की कैपेसिटी इतनी नहीं होती सर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें चीज़ें आसानी से समझ में आती हैं, जिनका बेस तैयार होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बेस तैयार नहीं, उनको चीज़ें आसानी से समझ में नहीं आ रही हैं। मैं यहाँ आपको ये बेस की बात कर रहा हूँ। इनके बाद हम नॉर्मल चीज़ें, वापस नॉर्मल चीज़ों पे पहुँचेंगे। आप सोचेंगे डायरेक्ट शायद सेंटेंस बनाना, एरर बनाना शुरू कर देंगे, उसके बाद एरर्स पे काम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल चीज़ों से बात करूँगा। अभी आपको मुझे ये भी समझाना है, कई लोग क्या बोलते हैं, आई को वैसे तो प्लूरल माना जाता है लेकिन वॉज के साथ आई को सिंगुलर मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताऊंगा कारण क्या है, आई को क्यों वहाँ सिंगुलर कुछ नहीं है। आई हमेशा ध्यान रखना, आई हमेशा ही सिंगुलर है। आई को प्लूरल कैसे कह सकते हो, मैं खाना खाता हूँ तो यार मैं तो सिंगुलर ही रहूँगा, मैं दो तो हो नहीं जाऊँगा। मैं खाना खाता था अब दो हो गया, मैं खाना खा रहा हूँ अब मैं एक हूँ, मैं खाना खा रहा था दो हो गया। आई के साथ एम आता है, क्यों, जरूरत क्या पड़ गई आई के साथ एम लेके आए। तो सर कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझने को मिलेंगे, अच्छे वे में मिलेंगे, हालांकि इनका संबंध नहीं है। मैं बिल्कुल दोबारा बात कर रहा हूँ, आई के साथ एम क्यों आता है किसी एग्जाम में नहीं पूछेगा, कंफर्म रखना। आई के साथ एम आता है, क्यों आता है, एग्जाम में नहीं पूछेगा, पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। हो सकता है आप में से कई बच्चे ऐसे भी हों जो तैयारी कर रहे हो, आप में से कुछ भाई ऐसे भी हों जो टीचर बनने की तैयारी कर रहे हो। बच्चों को आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, आपने लिखा आई एम प्लेइंग, बच्चे ने कहा सर आई के साथ एम क्यों लेके आ रहे हो, कि बेटा क्यों, कहीं तो आपने आई के साथ वॉज लगाया था, फिर बर लगा दिया, दो ही आई। फिर आपने डज आई के साथ डू लगा दिया या डज लगा दिया, दो ही आई। आपने हैज़ लगा दिया, हैव लगा दिया, दो ही आई। विल लगा दिया, सेल लगा दिया, दो ही आई। लेकिन आप तो तीसरी ले आए एच बी उतार के, कारण क्या है। तो बच्चे की उत्सुकता को मारना मत, मैं और आप मिलके कोशिश करेंगे कि किसी बच्चे की उत्सुकता को ना मारें। धन्यवाद दोस्तों, बहुत अच्छा। मेरा एक ही निवेदन है, जहाँ हो जैसे हो पढ़ो, बस पढ़ो, जितना बन सकेगा। मैं मेरी तरफ से कोशिश करूँगा। आपकी इंग्लिश की क्लासेस बदस्तूर चलती रहेंगी। 2 दिन में एक वीडियो डालूंगा, बिल्कुल बोल रहा हूँ, दोबारा सही सुना आपने। अगली वीडियो आपको आज ये जो मिल जाएगी, उसके बाद कल नहीं मिलेगी, परसों मिलेगी। उसका कारण है सर, मैं लगातार वीडियो डालता जाऊंगा, आप चीज़ों को याद नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे। आप चीज़ों को समझो, मुझे समय लगता है समझाने में। हो सकता है आप सोच रहे होंगे कोर्स कब तक कराओगे, यार कोर्स से क्या लेना है, टेंस पढ़ाने की बात कर रहे हो ना सर, मैं टेंस से आपको 15 मिनट के अंदर पूरे टेंस पढ़ा दूँ, यार क्या लेना देना उसको पढ़ाने से। 15 मिनट के अंदर सारे नियम लिखा दूं, आपको सारे रूल्स बता दूं, कंसेप्ट समझ में आए नहीं आए वो आपकी हेडेक है, मैं रूल बता देता हूं और फिर मैं एरर करना शुरू कर देता हूं। अब आप एक चीज़ समझना, चाहे हमें यहाँ 20 मिनट लगे, लेकिन आज आपने कई चीज़ें नहीं सीखी। क्या सीखी, कि टेंस है ना, उसकी 2 डेफिनेशन सीखी, अब तक एक ही पढ़ी होगी। किसी से पढ़ी भी होगी तो एक ही पढ़ी, पहली बात तो पढ़ी नहीं होगी, अगर पढ़ ली तो एक पढ़ी होगी। दूसरी चीज़ आप एक भी चीज़ और सीखे, कौन सी चीज़ सीखे, वो चीज़ आप ये सीखे कि टाइम और टेंस अलग अलग हैं या एक हैं। तो टाइम और टेंस अलग अलग भी हैं और एक भी हैं, दोनों हैं। अब आपको डिफरेंस नहीं है, कोई कहे टाइम और टेंस अलग अलग हैं, अलग अलग, ठीक है, एक है तो एक है, ठीक है ना। तो फालतू की जद्दोजहद आपकी नहीं होगी। उसके अलावा मेरा आपने तरीका देखा है, कंसेप्ट वाइज आपको चीज़ें करवाई जाएंगी। बिल्कुल पुनः ध्यान दें, मैं बिल्कुल फ्री पढ़ाऊँगा। जब तक सर इस जान में जान है फ्री पढ़ाऊँगा, एक भी पैसा नहीं लूँगा। जब तक मेरी जान में जान है तब तक तो फ्री पढ़ाऊँगा। भगवान ना करे कि आप लोगों में से ही कोई ऐसा कह दे यार इतनी अच्छी या बुरी अंग्रेजी पढ़ाता है, भगवान इसको ले जाए तो मैं चला जाऊँ, वो बात अलग है। नमस्कार दोस्तों, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। और आप सभी का प्यार और स्नेह मैं चाहता हूँ। आपसे पुनः एक निवेदन है, अगर मेरी वीडियो का ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो बेल आइकन है उस पर आप पिंच करें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो सेशन में आपके सामने आए वो आपको मिले। रही बात इंग्लिश ग्रामेटिकल की, सारे कंसेप्ट कराऊंगा, ये मेरी गारंटी। मैथ वाले सर मेरे बिल्कुल तैयार बैठे हैं, वो आपके सामने आ जाएंगे। हिंदी वाले सर वो भी आपकी क्लास लेंगे। साइंस वाले सर हैं वो भी लगभग तैयार हैं। मैं आपको बता ही चुका हूँ पूर्व में, सारे जो हैं हमारे जो आपके सामने आएंगे इस ग्रुप के माध्यम से आपको
नॉलेज आपको स्टडी करवाने के लिए, वो सारे सर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में। तो वो चाहते हैं कि ऐसे टाइम में हम लोग बच्चों के सामने जाएं, रिप्रेजेंट हो, और बहुत अच्छी टीम है। फिर भी आपके अगर कोई और सुझाव हो तो वो आप अवश्य लिखें, हम उसकी अनुपालना करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।